ये रियलाइज कि 2-3 चीज़ें जो लैक कर रही हैं। नंबर 1 इज़ अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी, वो कहीं न कहीं लैक कर रहा है। सेकंड इज़ जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड मार्केट में आने के काफ़ी टाइम बाद एंड कंज्यूमर्स तक। हाँ, राइट, कि बस तुरंत चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, जो हमारा एक छोटा-सा टाउन है, जैसे 10,000 लोगों की जनता थी वहाँ पे उस टाइम पे, वहाँ से मैं पास आउट हूँ। कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है। कोई बिज़नेस फैमिली से मैं नहीं हूँ, या मेरे नेटवर्क में दूर-दूर तक ऐसा नहीं था जो मेरे को बिज़नेस इनसाइट्स दे सके। बट जैसे-जैसे आप ज़मीन पे घिसते गए दूसरों के लिए, तो देन यू गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। सो मेरा एक एडवाइस यही होगा, जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, बट थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, एंड वो अपनी जगह ठीक है, बट जो आपको जो एक एक्सपीरियंस जो ग्राउंड पे घिस के आएगा, जहाँ पे आपको रियलिटीज पता चलेंगी, एंड उसके बाद अगर आप कुछ करोगे, उसमें जो सेटिस्फेक्शन और जो उसके रिजल्ट्स होंगे, वो बहुत डिफरेंट होंगे। सरकार वही बात है ना कि हमारी सरकार क्या करती है, शक्ति का संतुलन नहीं चाहती, वो ताकतवर को और ताकतवर करती है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज जैज एंड सिजल के फाउंडर एंड को फाउंडर मिस्टर जितेंद्र शर्मा और श्रुति मिरचंदानी जी आए हुए हैं। इन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कोई भी ब्रांड शुरू करना कितना मुश्किल काम है। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो इन्होंने अपने बिजनेस में अपने आप को प्रूव करके समाज को दी है। श्रुति जी लखनऊ से हैं, जितेंद्र भाई जो है अलवर राजस्थान से हैं। वहाँ के एक छोटे से गांव से इन्हें बता रहे थे कि इनके गांव में पिछले कई कई पुश्तों में किसी ने बिजनेस नहीं किया इनके परिवार में। 2021 में इन्होंने 10 लाख के निवेश के साथ इन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया। ये ब्रांड क्वालिटी, डिजाइन और अफोर्डेबिलिटी का ब्रांड है। जैज का मतलब होता है चमक और सिजल को आप साहस और जोश की तरह देख सकते हैं। 31 जनवरी 2025 तक उनकी बहुत गहरी मेहनत के साथ इनका ब्रांड 8 लाख लोगों तक पहुंच चुका था। स्टाइलिश, अफोर्डेबल, वो कहते हैं ना, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्टाइल, ये 3 चीज़ों पे इनका मुख्य रूप से फोकस रहा है। इन लोगों ने 14-15 साल तक दूसरे लोगों के लिए काम किया है। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपना ब्रांड खुद शुरू करेंगे। जितेंद्र भाई और श्रुति से बात करके आपको एहसास होगा कि नए ब्रांड को शुरू कैसे किया जाता है, उसको कैसे स्केल किया जाता है और कैसे बूटस्ट्रैप बिजनेसेस में आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं। तो ये एपिसोड अगर आप स्टार्टअप हैं, कर में हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। हम तीनों को लग रहा था कि हमारी बातचीत 1 घंटे की हुई है, बाद में पता चला हम 2 घंटे 20 मिनट हो चुके हमारी बातचीत को, विच वॉज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात इसमें ही है कि हमें ही नहीं पता चला समय कैसे निकला। जरूर देखिए ये वाला हमारा एपिसोड आज का। हीरो हीरोइन जो अचानक से ये आ जाते हैं एक ब्रांड लेके, लाइक यू नो, एंड टू यूज द सेम टर्म, दे देमसेल्फ आर द हैक्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, राइट। अब हीरो कोई आ रहा है और मेरा मेन क्लोथिंग ब्रांड है, तो चांसेस ये है कि उसकी जो बज है वो हमसे बहुत ज्यादा होगी, राइट। इस बारे में आपका क्या विचार है? होगी बज़, मतलब ज़्यादा होगी। हो सकता है आप बहुत टाइम के लिए, मतलब जितने टाइम तक आपकी बज़ रहेगी उतने टाइम तक आप देखोगे, बट प्रोडक्ट, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर आर कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, राइट। जब तक आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हीरो हीरोइन या कोई भी प्रमोट कर ले, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, क्वालिटी जो आप सर्व कर रहे हो, यू नो। अगर सर्विस ही अच्छी नहीं होगी, आपकी सर्विस लाइन में सर्विस अच्छी नहीं होगी, तो चाहे आप कितना भी हाइप क्रिएट कर लो, आप बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। वैसे ही इट्स प्रोडक्ट ऑल्सो। तो क्वालिटी जो है वो जब तक आप एक बार यूज़ करोगे आपको समझ आ जाएगा। मतलब आप एक बार यूज़ करके ही आपको समझ आएगा, तो आपको रिकॉल करने के लिए आपको वो हाइप नहीं चाहिए होगी। फिर वो आपके एक प्रोडक्ट क्वालिटी से आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैंने एक जैज़ एंड सिज़ल से प्रोडक्ट खरीदा था। हाइप से हो सकता है खरीदा हो, बट नहीं, यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, तो मैं दोबारा तो खरीदूंगी ना। तो वो जो दोबारा हमारे पास वो कस्टमर आ रहा है, वो एक्चुअली हमारे लिए हाइप है। सो व्हाट इज द वे टू ट्रैक कि कितने लोग रिपीट होके आ रहे हैं? सेल्स फोर्स है या क्या क्या यूज करते हैं आप? जो हम लोगों का जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, हम 2 तरह से जनरेट करते हैं। एक D2C है, जहाँ पे D2C में हमारा ब्रांड वेबसाइट है। D2C का फुल फॉर्म बताएं, मुझे नहीं पता। D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर, ओके। सो कोई भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ सकता है, दे कैन चूज जो भी उनको प्रोडक्ट ऑफरिंग्स में से समझ आ रहे हैं So डायरेक्टली। this is sizzles and jazzandsizzles.com. Yes. Okay, all right. ठीक है, मैं भी खोल लेता हूँ ना।
सो D2C हाँ बोल में करिए। सिंस वी आर ऑनलाइन और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मार्केटिंग प्रमोट करते हैं। सो गूगल और मेटा पे हम लोग वो सारी की सारी चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि किस तरह से हम लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर है, किस तरह की हमारी ऑडियंसेस हैं जो आ रही हैं, क्या हम लोगों का ओवरऑल जोग्राफिकली जो हम लोगों का एक ऑडियंस सेगमेंटेशन है वो किस तरह से हो रखा है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हम लोगों के ऑनलाइन के लिए होते हैं। सो वी कीप ट्रैक कि आपका रिटेंशन कितना है, आपका न्यू एक्विजिशन कितना है, आपका कॉस्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कितना आप स्पेंड कर रहे हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वीक ऑन वीक क्या चल रहा है, आपकी मैट्रिक्स आपकी मंथ ऑन मंथ है। सो दिस इज फ्रॉम द D2C परस्पेक्टिव। अनदर चैनल जो हम लोगों का है वो मार्केट प्लेस पे है, एंड जो बिगेस्ट चैनल जहाँ मार्केट प्लेस पे अभी लाइव है दैट इज मिंत्रा। एंड इंडिया में अभी लोगों का माइंडसेट ये है, इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड, एट लीस्ट इनिशियली इफ़ यू आर प्रेजेंट ओवर मिंत्रा, पीपल फील कि यार ब्रांड में कुछ ना कुछ वर्थ है। सो दैट वेज सो मिंत्रा पे हम लोग एक अच्छा खासा ऑडियंस जो है सर्व कर रहे हैं अभी। मिंत्रा पे भी अगेन वी गेट ऑल द इनसाइट्स हम लोगों के कस्टमर सेगमेंटेशन को लेके, आपका रिटेंशन क्या आ रहा है, आपका न्यू कस्टमर्स कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर आपका साउथ नॉर्थ ईस्ट में कैसे बिहेव कर रहा है, व्हाट सॉर्ट वो ऑफ डेटा मिंत्रा से आ जाता है। Data driven inputs we get from Myntra. And luckily, if I'll talk about Myntra, हमारा जो repeat ratio है वो तो Myntra X close to 32%, which we feel is अदरवाइज एवरेज क्या होता है? repeat customer का. It varies product to product, but like what is bad? बुरा किसको कहेंगे? Again, मैं अगर ज्वेलरी में बोलूँ तो अगर सिंगल डिजिट में अगर हम लोगों का रिपीट कंज्यूमर आ रहा है तो दैट शुड दस से नीचे, तो वो फिर चैलेंजिंग। और अगर तो 32 पे अगर आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कि 20-22 पे एवरेज होगा सबका, जो 5 एवरेज होना चाहिए चीज। मिंत्रा वालों की जो जो वो है ड्रॉबैक्स क्या है? लाइक इफ यू कैन स्पीक अबाउट विद इन द बाउंड्रीज सो मिंत्रा डजंट गेट अपसेट विद यू, ड्रॉबैक्स क्या है? और यू कैन बी एज ओपन एज यू वांट टू बी, लाइक इट्स योर चॉइस। See, drawback to limitations कह लेते हैं. Limitations I must say. Limitations दे देते हैं, फिर से for term है। Like it draws a lot of money back from you. That's a drawback. Or let's say limitations. So I'll say in a different way. Positive working with D2C and maybe some drawbacks which we can talk from the marketplace perspective. तो सबसे बड़ा जो drawback marketplace side से आता है, because honestly they are driving the traffic. They have all the insights, क्या बिक रहा है, कहाँ से बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, एंड दे हैव द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द विजिबिलिटी। हाँ, मेन माफिया वही है। मेन उनको जो करना है तो उसके अंदर ये गैंग यू कैन ऑपरेट, बट मेन माफिया वो है। मेन माफिया वो है। आज मैं वो आरएसएस है और आप बीजेपी हो। Which is good, हमें बीजेपी का सपोर्ट मिल जाएगा। आजकल तो वही चल रहा है। प्लीज सॉरी। सो दैट वे एक तो ये चीज़ आती है। दूसरा आई वुड से मार्केट प्लेस परस्पेक्टिव से जो आपका जो एक कमीशन ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इट्स नॉट दी सेलर्स फ्रेंडली बट इट्स मार्केट प्लेस फ्रेंडली, बिकॉज जिस तरह के चार्जेस वो आप पे इम्पोज करते हैं दे आर ऑन टॉप ऑन एवरीथिंग। तो 100 रुपए का सामान बेचा वो कितना लेते हैं? अगेन नंबर वेरीज कैटेगरी टू कैटेगरी, सेलर टू Average क्या सेलर, होगा? बट जैसे 3-4 तरह के ये कंपोजिशंस होते हैं इन ऑल द फैक्टर्स। वन इज अबाउट द कमीशन, अनदर वन इज द लॉजिस्टिक्स, थर्ड वन इज अबाउट द पेमेंट हैंडलिंग चार्जेस, एंड फोर्थ वन इज काइंड ऑफ मे बी प्लेटफॉर्म फी और मे बी फिक्स फीस, वट एवर दे कॉल इट। सो इन जनरल इट वेरीज समवेयर क्लोज टू 25% एंड गोज अप टू 45 to 50%। तो आप ये कह रहे हैं एवरेज निकालने लगभग 40% ये लोग एक प्रोडक्ट पे, मार्केट तो 100 रुपए का आपने सामान बेचा तो 40 रुपए उनके पास जाते हैं, और आप लोग उसको 140 का ही डालते होगे, नहीं? जैसे प्रोडक्ट 140 का डाल दिया ताकि 40 तुम रख लो, ऐसा नहीं, क्या? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं लेट्स से actually। 299 का कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने सेल किया तो उसका 40% क्लोज टू 120 रुपीज गोज टू मिंत्रा। डू यू कैलकुलेटेड कि मिंत्रा इतना ले ही लेगा तो मुझे कस्टमर को चार्ज करता हूँ मैं ज्यादा? While deciding the pricing, there are multiple factors, but yes, एक important factor जो pricing deciding होता है वो यही होता है कि at the end net settlement जो मेरे को आने वाला है वो क्या है, because net settlement में भी एक catch होता है which is return policy. So marketplace claims we have zero question return policy for a number of days, maybe 7 days or 14 days. उन scenarios में they are very customer friendly, and customer buys the product, he returns the product because he's not liking it. हमें भी कुछ कस्टमर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं आज की डेट में कि ठीक है मेरे को आज शाम को शादी में जाना है, चलो मैं यूज कर लेता हूँ, 7 दिन की पॉलिसी है, 2 वो दिन बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे पास, प्लीज बोलिए। हाँ ये दिस हैपेंस scenario तो एक्चुअली। बहुत है। हाँ। सो उन सिनारियोज में मिंत्रा इज कस्टमर फ्रेंडली, तो वो कस्टमर ने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला, दे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, उनका बंदा जाता है पिकअप करके ले आता है। वो इनफैक्ट उसको क्वालिटी पैरामीटर्स भी चेक नहीं करने हैं, उसको ये भी नहीं देखना है कि इसने जूता खरीदा था और कपड़ा रिटर्न कर रहा है, वो लेके आपको आ जाएगा, इट कम्स इनटू योर वेयर हाउस एंड नाउ it's the ball is in your court, either you submit the proofs to Myntra at some extent, again I told कि वो टॉप पे हैं, अगर थोड़ी सी चीज़ें रिलेवेंसी में आती हैं तो they consider and then they give you the certain percentage of that particular product, not 100% तो actually। असर्ट भी करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो मानो उसको।
Like they're assertive when a bad product comes back to you. If you are going back and forth with them, email पे लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनसे, तो वो असर्ट करते हैं, अपना मुद्दा असर्ट करते हैं या मान जाते हैं आराम से? नहीं, अगर आपके पास जैसे मार्केट प्लेस क्लेम करते हैं कि वट एवर यू आर सेंडिंग टू द कंज्यूमर, आपके पास उसका सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। अच्छा, वीडियो होना चाहिए, जी, टू बैक योर थिंग्स कि आपने सही भेजा है। सो एट सम एक्सटेंट इफ यू आर प्रोवाइडिंग वीडियोज एंड ऑल, दे विल एक्सेप्ट इट इजीली। मतलब आपने कस्टमर को भेजते टाइम वीडियो होना चाहिए, आपके पास पैकेट जब आया ओपन करते टाइम आपके पास वीडियोज होना चाहिए। बट कुछ कुछ सिनारियोज में ऐसा होता है जहाँ पे डिस्पाइट हैविंग आपके पास भेजने और आने का दोनों का वीडियो है, बट दे हैव सम डिफरेंट ओपिनियन एंड देयर आर चांसेस दैट दे रिजेक्ट द क्लेम। तो कोई नया बंदा अगर जा रहा है मिंत्रा पे, उसको शुरू में, जैसे मुझे याद है हमने दिबाको शुरू किया था, हम वीडियो नहीं बनाते थे, एंड दैट हैज रियली इम्पैक्टेड अस वेरी बैडली इनिशियली। पहले बहुत इम्पैक्ट किया, फिर हमें चला कि नहीं ये करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे आने का और जाने का। तो कोई नया बंदा जो जाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, अगर वो किसी मार्केट प्लेस पे या ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचना चाहता है, तो वीडियो का शुरू से क्लियर रखे कि प्रोडक्ट पैकिंग के टाइम पे वीडियो और वापस आते टाइम पे वीडियो बनाएगी, भाई ये आया वापस। डे वन से बिकॉज रिटर्न इज समथिंग समटाइम दे सेंड पोछा बैक, राइट, समटाइम दे सेंड पेबल्स, ऐसे भी प्रोडक्ट्स आए हैं हमारे पास। आई मीन हीरे मोती भेज दो यार, बहुत जरूरत है पैसों की। राइट। कोई यही तो भेज दो, एक आदमी तो निकले कि हाँ यार इसमें सोना निकला 1 किलो, भाई बाकी सब में खराब आया था। एंड एक ऐसा इंसिडेंट था, आई मीन कितना वियर्ड था, मतलब वो चेकबुक भेजा वापस हमें। मैंने कहा यार साइन करके भेज देते, हम पैसे निकाल लेते। यू नो, मतलब चेकबुक तो भेज रहे हो बट साइन करके भेज देते। But it's weird that people can go up to any level of sickness just to, ये इस माइंडसेट का क्या करेंगे? हम भारतीयों का ये माइंडसेट है। कई लोग कहते हैं यहूदी वो होता है, कंजूस होता है। हम भारतीयों के सामने यहूदी बेचारा छोटा कंजूस है, हम बड़े कंजूस हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं हम। नहीं, आई गेस ये मतलब जो आप कहते हो इंटरनेट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, सब है, मतलब आपकी सहूलियत के लिए बनाया है, बट आप उसका मिसयूज कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। हैव यू डन दैट इन योर लाइफ? मिसयूज करा है नहीं। ईमानदारी से? हाँ, ईमानदारी। जैसे आपके पास कपड़े मंगाए, आपको तो हैक ऑलरेडी पता है करना क्या है मुझे। लाइक जैसे होता है ना, कस्टमर को चलो वो स्मार्ट बन रहा है, यू गाइस नो एग्जैक्टली क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हमें पता है दर्द क्या है सेलर का। सो बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 15 इयर्स, हमें पता है, एक्चुअली पर्सनली पता है कि दर्द क्या होता है, कस्टमर मतलब सेलर को क्या दर्द हो रहा है। हमने तो वापस कर दिया आपको, बट वो सेलर को जो दर्द होता है ना, वो हमें पता है, तो हम ऐसा नहीं करते, ऑनेस्टली कभी नहीं किया। मेरा तो कई बार मन करता है करने का, इस तरह पर वही ना, बड़े प्रोडक्ट पे करेंगे। बट आप वही माइंडसेट है ना कि आप एक शॉप से बाय कर रहे हो, वो तो आपको रिटर्न पॉलिसी भी नहीं दे रही है, राइट? बट आप एक सेलर के लिए सोचो, जो आपको ब्रांड है, आपको सब कुछ हाथ में दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है आपको, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? यू नो, मतलब शिट प्रोडक्ट वापस कर रहे हो, एंड वो सीधे सीधे लॉस है हमारा। ये नहीं कि मार्केट प्लेस बाय कर रहा है या इवन इफ मिंत्रा गिव्स मनी बैक टू यू, कितना वापस करता है मिंत्रा? जैसे मान ले आपने 400 का प्रोडक्ट है, कस्टमर ने कुछ भेज दिया, ईंट भेज दिया आपको, अब क्या है कि मिंत्रा क्या बोलता है, ईंट 10 रुपए की भाई साहब, तो 390 वापस करेंगे। क्या करता है मिंत्रा? इसमें भी मिंत्रा का क्या है, मतलब अगेन दे आर द डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो उनका बेसिकली क्या है, उन्होंने उस पॉलिसी में भी दे कॉल इट SPF, मतलब सेलर प्रोटेक्शन फंड उसको क्लेम करते हैं वो। आपने कुछ भी अपनी कंप्लेंट उनके साथ डाली तो दे आर गोइंग टू एवेल्युएट दिस। जैसे ही एवेल्यूएशन हो जाता है उसमें, लेट्स से आपका डैमेज है, तो डैमेज के केसेस में आपका जो सेलिंग प्राइस है उसका लेट्स से 10% दे विल गिव इट टू यू। दे अज्यूम कि 10% में कितना भी बड़ा रिपेयर हो, आप इसको रिपेयर कर लोगे। अब आपका उस पर 10% खर्चा आ रहा है, 40% आ रहा है, दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर आपके पास रॉन्ग ब्रांड प्रोडक्ट आ गया तो अगेन इस सिनारियो में जो मिंत्रा क्लेम देता है, वहाँ पे 70 to 80% क्लेम दे देता है। सेलिंग प्राइस जो हम लोगों का, लेट्स से मैंने 999 में कोई ज्वेलरी सेट बेचा और मेरे पास वापसी में ईंट आ गया और आई से कि मेरे को ईंट आया एंड आई वाज एबल टू प्रूव इट, तो वो मेरे को 999 का 70 to 80% के बीच में। अच्छा, लाइक आपका जो फायदा है वो नहीं मिलता आपको? मुझे फायदा नहीं मिलता, जिस दर की मेरा cost कमीशन है। उसमें जा चुका है, सब हाँ, कुछ हो चुका हाँ, है। हाँ। तो उस सारे सिनारियोज में मेरे को 70 to 80% मिलेगा, वो भी मेरे को आफ्टर 45 डेज वंस द क्लेम गेट्स अप्रूव्ड। एक में और, अब कि मिंत्रा को टारगेट नहीं करते हैं, उनको लगेगा भाई हमें टारगेट किया जा रहा है। बट मैं जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके बारे में है, और प्रॉब्लम यह है कि मिंत्रा ही उसमें ऊपर रहता है, तो क्या करें? तो ई कॉमर्स का एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जैसे एक सीरीज आई थी गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है, तो उसमें एक डायलॉग था कि सर्दियां आ रही हैं, द विंटर्स आर कमिंग। तो डर जाते थे लोग कि विंटर्स आर कमिंग मतलब सर्दियां आ रही हैं, अब खतरनाक ही कुछ होगा। उसी तरह से आप लोगों के यहाँ पे एक है मार्च इज कमिंग। मार्च इज कमिंग में क्या होता है, ई कॉमर्स कंपनियां पैसे नहीं देती, 2-2, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, 5-5 हफ्ते लटका के रखती हैं पैसा। आपके साथ भी हुआ है ऐसा, या फिर ये केवल कुछ लोगों की समस्या है? पैसे को लेके स्पेसिफिकली अगर हम लोग टॉप मार्केट प्लेसेस की बात करें तो ऐसी चैलेंजेस हम लोगों को फेस नहीं हुए हैं, जहाँ पे हमारा जो भी एक एग्रीमेंट है 7 days, 15 days और 13 days फ्रॉम द डिलीवरी डेट, बेस्ड ऑन दैट वी गेट द पेमेंट्स। कभी नहीं हुआ ये समस्या? कभी नहीं है कि डिले कर दिया, होल्ड पे चली गई पेमेंट, होल्ड पे एक रखी है? ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे आपके रिकंसिलिएशंस नहीं हुए होंगे या कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा, दैट
माइट बी वन ऑफ द ऑड केस जहाँ पे आप बता रहे हो कि लोगों के साथ प्रॉब्लम आई बिल्कुल होगी, तो हो सकता है वो आई नो इट फॉर द फैक्ट, सो हाँ दैट्स मतलब हो सकता है वो चीजें होंगी कि हम्म। कुछ मैच नहीं कर रहा होगा डेटा, अदरवाइज तो आई गेस हमने आज तक अभी मतलब टच नहीं फेस किया है अभी होल्ड तक। पे नहीं जाता है, हाँ। स्पेशली विद मिंत्रा एंड फ्यू अदर प्लेयर्स, बट अगर आप जैसे कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दोस प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, वहाँ पे वो अभी भी लाला कल्चर है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, भारत देश की जो प्रगति है, क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, वी हैव साइबर सिस्टम, आईटी फर्म है, तो जो हमारी जो पैसे जो आते हैं, यू रेज द इनवॉइस। अगर मैं अमेरिकन के साथ काम कर रहा हूँ, आई फर्स्ट रेज द इनवॉइस, दे पे मी एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। इंडिया में आई एम सपोज टू रेज द इनवॉइस आफ्टर ईदर 45 days और 30 days, आई एम सपोज टू रेज द इनवॉइस आफ्टर दीज मेनी डेज, आई रेज इट, उसके 45 days के बाद वो पे करते हैं, ठीक है। 4.5 महीने हो गए, अगर सबसे बिगेस्ट सिनेरियो लें। होता प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब आप अब पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से रगड़ रहे होते हो, तो जो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आपको लगता है इसकी वजह से पूरे देश की प्रगति स्लो हो जाती है, जो इस तरह का ये अप्रोच है भारत देश के लोगों का, जो बड़े बिजनेसेस हैं उनका स्पेशली? ऑब्वियसली मतलब कैश फ्लो इज समथिंग फॉर ए बिजनेस विच इज वेरी क्रूशियल। और जो आपने बोला मतलब हमारे केसेस में सिनारियोस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव सर्विस इंडस्ट्री या कुछ भी, फर्स्ट आपने सर्विस दिया, देन आपका जो भी एक क्रेडिट टर्म्स एग्री हुआ, उसके बेसिस पे 3 से 4 महीने में आपको अर्लीस्ट पैसा आना शुरू होता है। तो वहाँ पे ओवरऑल जो आपका एक आई फील एज ए बिजनेसमैन इसकी जो आपका तो पोटेंशियल है, यू हैव सर्टेन लिमिट्स टू पुश। मैं 1 करोड़ अपने धंधे में डाल सकता हूँ, 2 करोड़ डाल सकते हैं, वट एवर अमाउंट्स आई कैन इन्वेस्ट। तो कहीं ना कहीं जब मेरे साथ मुझे मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट ऑफर करना पड़ रहा है जस्ट टू कॉम्पिट द कॉम्पिटिशन, तो आई फील कहीं ना कहीं जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो मेरी हो सकती है वो स्लो डाउन हो जाती है। मैं 4-5 कंपनियों के नाम लेता हूँ, इनमें से कोई 3 कंपनियां हैं, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं लूंगा ना। TCS, HCL, इन्फोसिस, क्या नाम, एक्सेंचर, और एक और है बैंगलोर बेस्ड है, मुझे नाम नहीं आता रहा। इनमें से कोई भी 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास मेरे लगभग 5 मिलियन इंडियन रुपीस अभी भी पेंडिंग है। मतलब अभी भी वो एक कंपनी के पास तो मेरे 2 साल पुराने बिल पेंडिंग है, तो अभी भी वो क्या करते हैं, क्लियर कर देंगे, 1-2 क्लियर कर देंगे, 3 क्लियर कर देंगे। दिस इज हाउ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई पार्लियामेंट में बिल पास होना चाहिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ यार, लाइक इफ यू, भारत सरकार अगर जेन्युइनली स्टार्टअप का एंटरप्रेन्योर्स को पुश करना चाहती है, उनको अमेरिकन कल्चर लाना पड़ेगा, अदरवाइज ना ये बढ़ेगा ना वो बढ़ेगा, सब वहीं पे रहेंगे। नहीं, उन्होंने पुश किया है, बस पुश किया है, ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं हो रहा। बी केयरफुल, नो, बी केयरफुल। दे रिमेंबर द नेम ऑफ 25 साल पुराने दुश्मनों का नाम याद है उनको अभी तो आपने बिजनेस शुरू ही किया है ना। ये बट सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया हाँ। में, और ये कहीं ना कहीं मेंटेलिटी से रिलेटेड है। सो वी फील एज ए एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, अगर कहीं पे सर्विस हम लोगों ने ऑफर किया है, व्हाटएवर टर्म्स वी हैव एग्रीड अपॉन, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो वो तो उसी पे खेलते हैं ना भाई, वो तो इसी पे खेल जाते हैं ना कि सर्विस मैंने आपसे टर्म ही साइन करी है, लाइक मैंने आपसे साइन करा था 3 महीने बाद रिलीज करो, 90 दिन बाद मैं पे करूंगा, और उसके बाद क्या किया कि वो 90 दिन का 2 साल हो गया है, वो भी हुआ है। तो वो जो आप 90 दिन, मैं तो चाहता हूँ भारत सरकार ये बोले कि जो आपको सर्विस मिल गई विद इन मंथ क्लियर करिए सारा कुछ, उसके बाद नहीं रख सकते आप किसी का कुछ भी, क्योंकि ये कंपनियां जब विदेशों से काम करती हैं उनको, उनसे अपफ्रंट लेते हैं पैसे, ये चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, सबसे इनको अपफ्रंट मिलता है, ये हमको नहीं देते टाइम पे। अब्रॉड से जहां भी है वो एडवांस पेमेंट्स पे हाँ, सबके। यू नो दैट राइट, हमें नहीं देना चाहते भाई। चलिए वापस आते हैं क्लोथिंग के बिजनेस पे। भारत सरकार किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है क्लोथिंग बिजनेस के लिए? आपको किन योजनाओं का फायदा हुआ है, मैं वो जानना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि नो डाउट मतलब इंडिया में अभी इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिस एंड ऑल स्टार्टअप पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, बट मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है कि MSMEs को वो सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट क्लेम करती है कि MSMEs के लिए आपकी CGT MSE पॉलिसी है। This is if you have certain things and all, you are eligible and you should scale your businesses. Government is with you. तीसरा गवर्नमेंट क्लेम करती है कि स्टार्टअप फंड उन्होंने अलॉट किया हुआ है। मैं किस बैंक में मिला आपको स्टार्टअप? मैं नहीं वही मिला। बोलना चाह रहा हूँ सर कि दर्द है हमारा, दर्द की बात नहीं, अरे भाई है ही नहीं कहीं पे। मिला ही नहीं। मैं तो कई बार पता लोग पे चला गया, मैंने कहा क्या पता उधर के जो दानव है उनके बैंक में अकाउंट में पड़े हो पैसे इसीलिए की। मैंने कहा कि ग्राउंड पे नहीं है ये चीजें। कहीं कहीं नहीं मिलती है सर ग्राउंड पे। मतलब गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स को टाई अप किया, गवर्नमेंट बैंक्स ऑब्वियसली मतलब दे शुड ऑफर समथिंग, बट जब आपको नीड होगी तो दे विल कम अप विद थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू फील कि ठीक है भाई इससे अच्छा तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, इससे अच्छा मैं बूटस्ट्रैप में कुछ और कर लेता हूँ, किसी बैंक से लोन ले लेता हूँ, है ना? तो ये तो और अच्छा, लेकिन बातें सुनिए, वो तो बातें सुनिए आपकी, मतलब भाई साहब मैं आपको ना, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ, भारत सरकार की जो पॉलिसीज है ना उसको भेज रहा हूँ मैं तेरे को। व्हाट्सएप खोलना जरा, उस पे लेट्स रीड देम ना, सो वी बोथ नो कि क्या क्या पॉलिसीज हैं और चल क्या रहा है ओवरऑल।
हिंदी में पढ़ते हैं, ताकि जो मेरा इस शो से मेरा ये मतलब था कि जो नया एंटरप्रेन्योर है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज, यू आर स्टिल एन एंटरप्रेन्योर, राइट? है ना, यू आर टेकिंग, यू आर एंजॉयिंग दैट पेन। आप समझ रहे हो ना कि एक और बहुत सारे अच्छे चांसेस हैं दैट यू विल बी अ बिलियनियर और यू नो अ मल्टी मिलियनियर, बट मे बी यू आर ऑलरेडी मल्टी मिलियनियर, यू विल बी अ बिलियनियर और समथिंग, राइट? तो देयर आर वेरी गुड चांसेस डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज पेन्स व्हिच वी आर गोइंग थ्रू। बट हमारा ये कहना है कि अगर सरकार जेन्युइनली एफर्ट डाले तो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। यस अगर जेन्युइनली एफर्ट डाले ना तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो जो काम 1 साल में होने वाला है वो शायद 2 महीने में हो जाए। सरकार वही बात है ना कि हमारी सरकार क्या करती है, शक्ति का संतुलन नहीं चाहती, वो ताकतवर को और ताकतवर करती है कि छोटू तू और 2 कॉन्ट्रैक्ट ले ले। और एक कभी आपने ध्यान दिया होगा, ये मेरा अपना मेरी विवेचना है ये, कि भारत देश में जो भारत की जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है या हो गई है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें नए स्टार्टअप्स नहीं घुसे हैं। ये इकोनॉमी चला रहे हैं वो जो भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। भारत के जो बिलियनियर्स हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, 1 या 2 को छोड़ दें, उससे ज्यादा नहीं है। अधिकतर बिलियनियर भारत सरकार के वो हैं, मतलब उनसे ही भारत सरकार के टैक्स पेयर के पैसों से बिलियनियर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से ले रहे हो। अमेरिका को देखिए आप, इवन चाइना को देखिए। अमेरिका में क्या है, फेसबुक इज अ न्यू आइडिया, माइक्रोसॉफ्ट वाज अ न्यू आइडिया, गूगल वाज अ न्यू आइडिया। द बिलियनियर्स इन अमेरिका, दे कम अप विद न्यू आइडियाज, दे हायर मोर एंड मोर पीपल एंड दे बिकम बिलियनियर्स। तो उससे क्या होता है कि आपके यहाँ पे लोगों को जॉब ज्यादा मिलती हैं। अमेजॉन है, जेफ बेजोस है। हमारे यहाँ पे आपको इस तरह एग्जांपल याद है कोई भी जहाँ पे किसी ने नया आइडिया लाया हो और बिलियनियर बना हो? अगर याद हो तो मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। अभी तो कामत ब्रदर्स ही लगते हैं मुझे कि, पर वो भी बड़े नजदीक है भारत सरकार के, है ना, नजदीक है भारत सरकार के, वेरी क्लोज टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और कोई दिखता हो आपको जो लगता हो जिसकी भाई इसके स्टार्टअप से यहाँ तक पहुंचा है? It's very hard to name someone. हाँ, it's because we don't remember it, Yeah. है ना, that's the problem। भारत सरकार कपड़ा निर्माताओं को कैसे समर्थन देती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई योजना, 10,683 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई योजना कपड़ा निर्माताओं को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। खासकर मैन मेड फाइबर एमएमएफ, परिधान एमएमएफ कपड़े और तकनीकी कपड़ों में बिक्री में वृद्धि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन देती है, जिससे भारत सरकार की वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत होती है। इसका आपको कोई फायदा मिला, सुना है आपने इसके बारे में? एक्चुअली में सुना भी नहीं है, और हमारा जो कैटेगरी है वो थोड़ा ज्वेलरी में है। अच्छा, यू आर मेनली इनटू ज्वेलरी, क्लोथिंग में कम है आप? क्लोथिंग में Clothing अभी में हम वी नहीं आर है। अबाउट टू इंट्रोड्यूस एक्चुअली। अच्छा, हाँ, बट अच्छा, हमारा कोर अच्छा। अभी ज्वेलरी में है। हाँ, ये कौशल विकास योजना है भारत की, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, टफ्स एंड एटॉफ्स, सुना नीचे बहुत है बट मिला कुछ नहीं। 900 करोड़ आवंटित किए गए हैं 2023-24 के बजट, नीचे करना, 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं जो निजी निवेश को बढ़ावा देते हैं। क्या बात है, ये मुझे, ये मेरी वाइफ की भी कंप्लेन है कि सुना है इसके बारे में, जो पता किया तो पता नहीं चला है कहाँ पे ये। मे बी देयर इज अ ग्रुप जिसको पता होता हो, वो उन्हीं को क्या जाएगा ना क्या फिर। मे बी उनको ही बताया जा रहा है कि योजना तुम्हारे लिए है, तुम देख लो हाँ। अपना। राइट। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, कपड़ा क्षेत्र में, या जो आई होप ज्वेलरी का तो नहीं पता किया मैंने, आई वाज एक्सपेक्टिंग इट्स अ क्लोथिंग ब्रांड मेनली। 100 एफडीआई में निर्यात संवर्धन, व्यापार समझौते, कच्चे माल का समर्थन, स्थिरता और ओके, ऑलराइट। सो यू आर सेइंग दैट बॉटम लाइन ये है कि इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ग्राउंड पे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। इट्स लाइक वो सर्फ एक्सेल वाला दाग, जो टी शर्ट भी आपने पहन रखी है बिल्कुल वाइट, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता। टॉप में पॉलिसीज बन रही हैं, गवर्नमेंट का जो इंटेंट लगता है काफी पॉजिटिव है, बट जो एग्जीक्यूशन की अगर आप बात करोगे तो ग्राउंड तक आते आते वो दम तोड़ देती है। एंड मैं तो अपना, मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक्चुअली इन सब चीज़ों को लेकर। कोई भी एग्जांपल बताइए, बिना नाम लिए बताइए। बिकॉज इनिशियली वी स्टार्टेड विद वेरी लिमिटेड फंड, और जिस तरह से हमने चालू किया, जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स आ रहा था कस्टमर डिमांड से, तो हम लोगों को बिजनेस को बहुत फास्ट पेस पे स्केल करना था। एंड टू डू दैट वी वेंट इनटू द मार्केट फॉर सम फंडिंग। कहीं पे गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि शायद कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए। गवर्नमेंट क्लेम्स की CGTMSE है, उसमें गवर्नमेंट बैंक्स को कुछ एक सर्टेन परसेंटेज क्लाइंट से लेके इंटरेस्ट भी पे करती है। क्लाइंट इज ऑल्सो रेडी टू पे द इंटरेस्ट एंड ऑल। सो आई बीन टू फ्यू ऑफ द गवर्नमेंट बैंक्स। आई एम हैप्पी टू टेक द नेम कि मैं SBI में भी गया। सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने के बाद भी, आपका सिबिल ठीक है, आपकी फाइनेंसेस ठीक हैं, आपकी ग्रोथ सारी है, यू कैन ऑल्सो गिव योर प्रोजेक्शंस एंड एट सम एक्सटेंट दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। बट व्हेन इट कम्स टू डू द डिसबर्समेंट एंड रिलीजेस एंड ऑल, उनके पास कोई रीजन नहीं है, बट दे डोंट वांट टू डू इट। वो आपको ऐसी चीज़ें, डिड दे डिमांड फॉर समथिंग, इतना दे दो फिर करवा देंगे? ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हम लोगों के नहीं आए, बट उनकी उस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं जहाँ पे यू फील कि दे माइट नॉट बी इंटरेस्टेड रिलीजिंग दी फंड। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती इन पे एनफोर्स किया हुआ है कि भाई ये स्कीम्स है, यू हैव टू अटेंड इट। बट ग्राउंड रियलिटी में, इनफैक्ट आई नो फ्यू ऑफ द पीपल इन माय नेटवर्क जहाँ पे 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं। बट आई एम आल्सो टेलिंग यू, आई एम पार्ट ऑफ, आई एम आल्सो डायरेक्टर ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड व्हिच वी हैव। कुछ नहीं पता चला। वी आस्क्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बैंकिंग
हमारे तो एक रिश्तेदार हैं जो कैनरा बैंक में काम करते हैं, अच्छी पोजीशन पे सीनियर मैनेजर हैं। मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं नहीं है, नहीं, वो आपको रीजन भी नहीं रीजन देंगे। भी नहीं है उनके पास कि क्यों नहीं दे रहे हो। मीन बता तो दो कि प्रॉब्लम क्या है, कि सो वी कैन इम्प्रूव, राइट? क्योंकि हमें तो फंड्स चाहिए, अच्छी बात है गवर्नमेंट से मिल जाए, बट वो भी नहीं है। बिना किसी पॉलिटिकल हुए, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जो अपोजिशन पार्टी के किसी बंदे ने कहा था एलिजिडली कि एक भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो 2014 से पहले वो नॉर्मल बिलियनर थे, छोटे मोटे, और अब वो विश्व के सबसे अमीर आदमियों में से पहुंच गए। तो उन महापुरुष ने जब 2014 की, जब जिसकी भी सरकार आई थी उस दौरान, वो ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदने, खदान खरीद लेना चाहते थे। वो तो एसबीआई के जो चेयरमैन है उनको बिठा के बोला गया साइन करो $1 बिलियन के लोन पे। ऐसे बिठा के ऐसे बोला गया साइन करो इसमें। तो मैं चाहता हूँ किसी दिन हम लोग भी इतने बड़े बने। एक इसी से रिलेटेड सर एक की सिंगल लाइन में वो बोलना चाहूँगा, अगर आप सक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल होने के बाद आपकी अप्रोचेज आ जाती हैं इधर उधर से, तो सब लोग आपके पास भाग के आपको पैसा देने के लिए आ जाएंगे, या जो भी आपको हेल्प चाहिए, कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। जैसे नीरव मोदी ले लो, अभी से वाले ले लो, या कोई और भी ले लो। बट जब आप बूट स्टेप्ड हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, एंड व्हेन यू लुक फॉर दी सॉल्यूशन, जहाँ पे हमारे जैसे कंट्री में गवर्नमेंट क्लेम करता है कि वी आर सपोर्टिंग अ लॉट टू द इंडिविजुअल्स, कि कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छी इकोनॉमी खड़ी कर पाए, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ पेपर्स में, न्यूज़ में रह जाता है। ग्राउंड रियलिटी में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक मेरे मित्र हैं, वो वहाँ गए थे, जो इस डिपार्टमेंट के भी तो मिनिस्टर हैं कोई, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री से जो डील करते हैं। तो मेरे मित्र गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनका पीए था कोई। तो उसने कॉल किया, तो जैसे कि हमेशा होता है, बड़ी बड़ी बातें कि हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री विश्व स्तर पे पहुंचे। उनका जो पीए था मिनिस्टर साहब का, तो और हम चाहते हैं ये हो, हम चाहते हैं वो हो। अच्छा, ब्यूरोक्रेट और कुछ सीखे ना सीखे, उसको बात करना बहुत आता है ना। वो पॉलिटिशियन का सच्चा भक्त ब्यूरोक्रेट है। उसको मतलब सुनता है, क्या बात कर रहे हैं वैसे, बस यही बोलना मेरे को। तो क्या वो बहुत बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, 4 दिन बाद एक बहुत बड़ा हम फंक्शन रखेंगे जिसमें हम सारे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाएंगे, आप जरूर आइएगा। ही वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, जरूर आइएगा एंड विल डू दिस एंड दैट। कभी कॉल नहीं आया उसका, ना कभी वो इवेंट हुआ। ठीक है, तो मैं भारत सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें मत करिए भाई, छोटी बातें करिए, पर डिलीवर कर दीजिए। वो ज्यादा हाँ, वो ज्यादा अच्छा है कि भैया मैं 500 करोड़ दे रहा हूँ, 20 लोग आएंगे, उनमें खत्म हो जाएगा मेरा, सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे को 88 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी देना है। ये भी एक्चुअली प्रेशर में होते हैं ना, तो मेरे साथ होता है कि अगर कुछ प्रेशर में हो तो काम अच्छे से निकल के आता है। बहुत टाइम से सोच रहे थे, जितेन कह रहे थे यार नाम सोच लो, बिकॉज रजिस्टर कराना है और भी बहुत सारे काम होते हैं। आई वॉज लाइक सोच लेंगे। एक दिन फ़ोन आया, नाम नहीं दिया मैडम आपने। आई वॉज लाइक हाँ नाम नहीं दिया, देते हैं, सुबह तक चाहिए नाम। आई वॉज लाइक सुबह तक चाहिए, और मैंने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा। और मैंने बोल और मैं जैज म्यूजिक सुन रही थी। एक्चुअली मैं जैज म्यूजिक आज तक नहीं सुना, एंड आई वाज लाइक बोल तो दिया है, अब सुबह तक नाम कैसे दूंगी। और मेरे पीछे से 2 बच्चे चिल्ला रहे हैं, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो You have kids, you don't look like as if you have kids, by the way. और वो चिल्ला रहे हैं पीछे से, मम्मा मम्मा मम्मा, एंड दे आर क्राइंग एंड ऑल दैट, और दिमाग में चल रहा है नाम नाम नाम, उनका भी देखना है, ये भी देखना है, ऑल दैट। तो एकदम से कुछ स्ट्राइक हुआ और मैंने बस गूगल किया और कुछ ऐसा ही जैज निकल के आया। बट मैंने कहा ज्वेलरी ब्रांड खोल रहे हैं, जैज इज म्यूजिक। फिर मैंने कहा नहीं कुछ और भी हो सकता होगा आई गेस। देन और गूगल किया, डीप में गई, तो मेरी आदत है आजकल की गूगल करो और कुछ कुछ ढूंढते रहो। सो ढूंढा, एंड देन जैज का एक मीनिंग आया, जैजी, यू नो, स्पार्कलिंग एंड कुछ ब्राइट एंड अच्छा लगने वाला। सो मैंने कहा ये अच्छा है, इसको कर लेते हैं, जैज एक फिक्स हो गया। बट मेरा था कि हम एक नाम नहीं रखेंगे, यू नो, 2 अच्छा लगता है। कहीं सुना था कि 2 इज़ बेटर एनी टाइम। फिर मैंने कहा अब एक तो कर लिया, अब आधी रात निकल गई, अब सुबह तक नाम भी देना है, अब दूसरा कहाँ से लाऊं। फिर ऐसे ही सोचने लगा, मुझे सिजलर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार सिजलर सूट ढूंढते हैं, यू नो, तो वो प्रेशर में दिमाग अच्छा काम कर रहा था। तो मैंने कहा सिजलर मुझे बहुत पसंद है, देखते हैं सिजलर से कुछ निकल के आता है। सिजलर ढूंढते ढूंढते सिजलिंग निकल के आया। मैंने कहा जैज एंड सिजलिंग इज नॉट गोइंग, तो क्या करें। Jazz and sizzle is good thing. Sizzling से sizzle and jazz से jazz, that's how the name come, jazz and sizzle. अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि men, the testosterone people, men, they get rude. जो अभी आप बोला मेरा फोन है मैडम, वो नाम चाहिए मेरे को सुबह तक, वो प्रॉब्लम होती है इनके साथ काम करने? होती है ना, लाइक इट्स वेरी इरिटेटिंग, लाइक एमएनएल कम यार कर लो यार, क्या कर रहे हो, यू नो। तो वो प्रॉब्लम कहाँ तक होती है, लाइक हाउ इरिटेटिंग दिस मैन इज? Very irritating, I can say. Very irritating, because as far as my husband was, he was not that irritating, मतलब he was not at all irritating. वो बहुत जॉली, काम और बहुत अच्छे पर्सन थे, बट he is like so irritating, मतलब and anything is like on
पॉइंट, अभी हो, अभी चाहिए। आई वाज लाइक हो जाएगा। आई एम काइंड ऑफ चिल पर्सन, मतलब लेजी कह सकते हो या चिल कह सकते हो। इट्स लाइक हाँ हो जाएगा। एंड ही वाज लाइक ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आई एम लाइक स्टॉप इट। कभी कभी तो मैं लिटरली फोन बंद कर देती हूँ और आई ब्लॉक हिम कि यू नो मतलब बिजनेस पार्टनर ब्लॉक है, चल फोन हाँ आई एम ओके, आई एम योर को-फाउंडर बट कम ऑन यार, डोंट इरिटेट मी लाइक दिस कि अभी क्यों नहीं हो गया, अभी क्यों नहीं हो गया। आई मीन आई हैव सर्टेन अदर टास्क आल्सो टू डू। हो जाएगा, आई मीन हो जाएगा, टाइम पे ही हो जाएगा, बट यू नो अभी चाहिए। सो ही इज दैट काइंड ऑफ इरिटेटिंग। सो हाँ चलिए अब आते हैं एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन वाले लोग होते हैं बड़ा रोते गाते हैं, ठीक है। उनको जरा सा हमने सुना दिया ना, अब देखिए अभी भी हमने इनकी क्लास लगाई ना, वो आपकी बारी है ना। बड़ा रोने गाने वाले, बड़ा अजीब सा हार्मोन है, बट आई एम रिस्पेक्टिंग देम, ऑल द वुमेन ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट दे कैन मार्शल दैट पर्टिकुलर हार्मोन, क्योंकि हमारे बस की नहीं है। वी कांट हैंडल दैट शिट ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो वो इरिटेशन होती है कि यार जब देखो इमोशनल हो जाती है, यार तुम्हारा दिमाग खराब है हर बात में। अभी तो नॉर्मल सी बात बोली थी मैंने। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? Actually, when you have a female co-founder and also obviously being a female, she must be having a lot of other social and family responsibilities to perform. Same time पे आपके पास business accountabilities भी कहीं ना कहीं आ गई हैं, तो थोड़ा सा challenging होता है कई बार चीज़ों को sync करना, align करना in term, because let's say if I think from my perspective, so I'm running the business and I have to think from the business front as well, that how we are performing, and if plan A is not working, then what is the plan B and how we are going to sustain for next 6 months or any year, because bootstrapped है। अभी 2 महीने सेल नहीं आया तो फिर तो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएंगी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट इतना इरिटेटिंग नहीं होता है, वी अंडरस्टैंड। See, that's what I love men. Did you see him? इतना नहीं होता, it's okay, she's fine. Men is the best gender available on this planet. and diplomatic to be added. So overall, you know, you are okay कि ठीक है, क्योंकि चिल्लाता मैं ही हूँ तो ना हो। किसको कंप्लेन करें? In between me and my wife, I am like you. I'm like हो जाएगा, इतना क्या परेशानी है। कल साथ लाए थे जो ले जाएंगे। हाँ, मैं literally बता रहा हूँ, lot of time। अच्छा, then she tells me कि oh you have these tasks of your life, and I'm like, सुना है यूनिवर्स से मांग लो, दिन मिल जाता है। मांग लेंगे यूनिवर्स से। Oh God, I mean, you are also in manifesting. मांग लो मिल जाएगा। मैं हमेशा एक यूनिवर्स से सुना है, यूनिवर्स से मांगो तो मिल जाता है, मांग लेंगे यूनिवर्स से, बिग डील। इतना क्या पेन ले रहे हो यार। एंड माय वाइफ इज लाइक इतने बजे से ये काम है, इतने बजे से ये काम है, इतने बजे से कैसे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बट स्लोली ग्रेजुअली मेरा आलस उनके अंदर चला गया थोड़ा सा, और उनके अंदर थोड़ा सा मेरे अंदर उनकी आदतें आ गई हैं। सो इट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस ओवरऑल। आई थिंक ऑपोजिट्स ट्रेड्स होते हैं तो वो जेल भी अच्छे से ही करते हैं, तो हम अच्छे से जेल कर लेते हैं। मतलब कि हाँ ठीक है, लड़ाई वड़ाई अपनी जगह, बट हाँ ये काम है तो हो कर ही लेंगे, यू नो। मतलब वो होना चाहिए, वो फ्रिक्शन भी होना चाहिए आपको आगे तक ले जाने के लिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है एज लॉन्ग एज यू डोंट हेट द पर्सन, बाकी तो ठीक है, चलता रहता है, बाकी आर्गुमेंट हाँ, रिलेटेड टू वो वर्क तो चलता रहता है। दैट शुड बी मैनेजेबल। तो अभी 8 लाख कस्टमर्स हैं आपके, राइट? तो नंबर पे कैसे पहुंचे 8 लाख कस्टमर? हाउ डिड यू रीच दैट नंबर? सो जो हमारी जर्नी रही है एक्चुअली में अबाउट जैज एंड सिजल एंड ऑल, मैं जैसे एक राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर, बहुत ही छोटा है मतलब कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ एंड ऑल। एंड मैं जिस फैमिली से रिलेट करता हूँ, मेरी फैमिली में 7 पीढ़ियों में कोई बिजनेस नहीं किया किसी ने। वहाँ पे सब वो 9 to 5 वाला कल्चर है। इधर दे बिलीव इन एग्रीकल्चर इनकम और दे बिलीव इन गवर्नमेंट जॉब्स। उनके लिए प्राइवेट जॉब है ही नहीं। इफ समबडी इज नॉट डूइंग, नो प्रॉब्लम्स, लेट्स एंजॉय, कहीं और से अर्न करेंगे एग्रीकल्चर एंड ऑल। सो मैंने वहाँ से शुरू किया। तो जो जर्नी रही इनिशियली हम लोगों की, वो बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज पहले वी वर ऑल्सो वर्किंग फॉर समवन एल्स। बट शुरू करते टाइम हम लोगों का यही एम था, बिकॉज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मल्टीपल स्टार्टअप। जैसे मैंने लेंसकार्ट के इनिशियल डेज में काम किया था, आई वाज पार्ट ऑफ कोर टीम विद पीयूष। 2012 में मैंने ज्वाइन किया था उनको। उसके बाद देन आई वर्क विद अनदर स्टार्टअप जो भी एक फैशन से ही रिलेट करता था, लुलु एंड स्काई। देन आई वर्क विद फ्यू मोर स्टार्टअप्स एंड वन ऑफ देम वाज रिलेटेड टू द ज्वेलरी एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड यही रहता था कि यार अभी मैंने 15 साल 12 साल आपके स्टार्टअप्स में काम किया है, जिसके भी साथ काम किया है उसको स्टार्टिंग से काम किया है, एंड वी हैव सीन देयर जर्नी। बट एट द एंड बीइंग एन एम्प्लॉई, सेटिस्फेक्शन वाज नॉट देयर। यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड ऑल, इन रिटर्न व्हाट विल यू गेट इज समथिंग विच वॉज ऑलवेज क्वेश्चनिंग मी इन माई हेड कि यार कर क्या रहे हो। तो वहीं से ये कुछ लेके आए हम लोगों ने। 2021 में कुछ प्लान्स किए। 21 में प्लान था कि हम कोविड के दौरान सेकंड second फेज phase जो आया था, दुनिया वाले को हालत खराब हो रही थी, आपने जो बिजनेस करते हैं थोड़ा फ्री थे ना उसमें, प्लस एम्प्लॉयर्स ने सैलरी कट डाले हुए थे।
सो वहीं से आइडियाज़ आए, तो वी वर थिंकिंग कि जैसे मतलब इनिशियली मैंने 10 लाख अपनी सेविंग से किया कि चलो यार 1 साल तक हम लोग पैरेलल जॉब के साथ चीज़ों को ड्राइव करते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू मूव। माय प्लान वाज कि हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे मार्केट्स में ऑलरेडी ब्रांड हैं अभी, एंड टू गेट द सस्टेनेबिलिटी आई थिंक ईदर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी जो आप पंप इन कर सको मार्केटिंग साइड में, और आपको थोड़ा धीरे चल के एंड देन यू हैव टू सी एंड विन द रेस। सेम टाइम पे यू आर ऑल्सो वर्किंग फॉर समवन, तो आप अपने बिजनेस को शायड डे टाइम में टाइम नहीं दे पाओगे। सो इस तरह से हम लोगों की प्लानिंग थी। तो जनरली मेरा क्या होता था कि आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 5 to 9 आई यूज्ड टू वर्क फॉर जेज एंड सिजल, एंड 10 o'clock आई हैव टू रीच टू माय ऑफिस। 10 o'clock ऑफिस जैसे ही रीच किया हम लोगों ने, 7-7:30 तक आपको वहाँ पे काम करना है, बिकॉज यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर सर्टेन थिंग्स। एंड जैसे ही आप घर पहुँचे आफ्टर डिनर, इफ़ यू हैव समथिंग पेंडेंसी रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड ऑल, सो जनरली मेरा 5 बजे से 11-11:30 बजे तक का जो एक टाइम होता था, एटलीस्ट फॉर 3 years उसी में जाता था। बिकॉज जेज एंड सिजल में फुल टाइम जब मैं आया हूँ 2023 में आया हूँ जून में, जब हम लोग एक ठीक ठाक सा रेवेन्यू करने लग गए थे। वी वर जनरेटिंग somewhere close to 7 to 8 CR in 2023. In 1 year. No, It was after 2 years. 2 years. Like in 1 year 7 to 8 CR in 1 year. no, I'm saying in 2021 we started. अच्छा, तो 2 साल में आपको दिख गया कि 8 CR का रेवेन्यू हो रहा है। 8 CR का रेवेन्यू हम लोगों का हो गया था। Then we decided that now it's high time we have to move from job and just put 100% focus towards that business. तो तब हम लोग वहाँ पे फुल टाइम आए थे। बट वही था कि मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने 10 lakhs का एक इन्वेस्टमेंट डाला, एंड 10 lakhs के साथ वी वर गोइंग विद वेरी लिमिटेड ऑप्शंस इन द मार्केट एंड ऑल। बट टचवुड जो रेस्पॉन्स हम लोगों को मार्केट से आया वो इंक्रीज कर रहा था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग लिमिटेड आर्टिकल्स वी शुड स्केल आवर बिजनेस फर्दर। बट नाउ द चैलेंज कम्स कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें लेके आनी है। अदर साइड प्रॉब्लम ये भी था, फॉर माई फील्ड आई माइट बी हैविंग सम नॉलेज अबाउट कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट देयर वर सर्टेन मोर एरियाज, जैसे फाइनेंस इज समथिंग जहाँ पे मेरा एजुकेशन भी नहीं रहा फाइनेंस से रिलेटेड, ना कभी मैंने उसमें काम किया उस डोमेन में। एंड इंडिया में तो हमारे जो कंप्लाइंसेज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और इतने ज़्यादा कंप्लाइंसेज हैं कि आप हर महीने कुछ ना कुछ फाइल करते ही रहो। सो उन सब चीज़ों को लर्न करने मैं कह तो में रहा था कि आपको रोका जा रहा है, आप बन रहे हो, आपने यू डूइंग गुड जॉब प्लीज। सो ये चैलेंजेस भी थे। तो हम हमारे एरियाज में तो एक्सपर्ट थे, बट सेम टाइम पे आपको पैसे का चैलेंज आ रहा था, आपको स्केल करना है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को लेके थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे फाइनेंस की आपको नीड आ रही थी, आई बीन इनटू द मार्केट, तभी जाके मैंने ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है इनको एक्सप्लोर किया, अपने नेटवर्क को खंगाला। उसके बाद यही समझ में आया कि भैया सरकार के पास जाओगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, वहाँ मत जाओ। आप अपने दोस्तों के पास, परिवार के पास, जिसके पास जाके अपनी चीज़ें कर सकते हो कर लो, अदरवाइज आप थोड़ा सा धीरे चले जाओ। यू मैनेज द शो बाय योर ओन, डोंट गेट एक्सपेक्ट। सरकार सौतेली माँ है, मत जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एक कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं एटलांटिस नाम का एक शहर था जो गायब हो गया है दुनिया भर की बात। अगर एटलांटिस शहर में भी ज्वेलरी सस्ती मिलेगी तो आप लोग ढूंढ लोगे उसको। शायद अगर आपको पता चल जाए कि एटलांटिस है, यहाँ पे है, और वहाँ जाने पे मेरी ज्वेलरी का जो कॉस्ट है वो 40% कम हो सकता है, तो आप लोग ढूंढ के लाओगे। ये जो पागलपन है कि सबसे सस्ता कहाँ मिलता है वो चाहिए मेरे को। इट्स नॉट अबाउट सस्ता कहाँ मिलता है, इट्स अबाउट कि आपको जो चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए वो कहाँ बेटर मिलता है। along with, क्योंकि The pricing वही मिलती है जहाँ पे कम्युनिटी की आदत है बनाने की। वन एंटायर कम्युनिटी। भारत देश बिजनेसमैन का ही देश रहा है शुरू से। अगर आप देखेंगे आगरा में पीठा ही बनता है, ठीक है, मुरादाबाद में XYZ बनता है, यहाँ पे जो ये है क्या नाम है दादरी में कुछ और ही बनता है, तो पूरा का पूरी कम्युनिटी वही काम करती है। हमारे देश की आदत है ये। तो जब सोचिए जब इस तरह का कोई देश हो तो वहाँ पे सस्ता भी मिलेगा और क्वालिटी मिल जाएगी आपको जहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो, ठीक है। ये जो सनक है कि भाई साउथ में देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे, भागलपुर में देखेंगे, आप समझ रहे हो, लुधियाना में देखेंगे, तो ये ड्राइव का आता कहाँ से इतना ज़्यादा, ये बताओ। ये आता यहीं से है कि कस्टमर सेटिस्फाई भी तो करना है। जो हमने चीज़ स्टार्ट की है, एक कंपनी स्टार्ट की, ब्रांड बनाना है उसको, तो मार्केट में किस तरह से हट के आप कुछ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, और वो सस्टेन कैसे करेगा, तो उसके पीछे तो काम करना ही पड़ेगा ना आपको। दिन रात यही है कि अच्छा एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, बहुत अच्छा गया, क्या अच्छा था उसमें, प्रोडक्ट ऑफ कोर्स अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, तो अब वही क्वालिटी हम थोड़ा और बेटर प्राइसिंग में कैसे दें, क्या करें, तो उसके पीछे आप ढूंढो और कुछ लेके आओ नया, कहाँ से ढूंढो, कैसे ढूंढो, अब उस होल तक जाओ और ढूंढ के निकालो उसको कि भाई आप ये वाली चीज़ कौन सा कम्युनिटी, जैसे आपने कहा कि अच्छा बनाती है, जैसे एक पर्ल है, पर्ल की ज्वेलरी कौन सबसे बेटर बना रहा है, वो चाहिए हमको। अच्छा भी नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट चाहिए कि वो। हाउ विल यू सेल इट इन 400, 500, 800? अगर बेस्ट ले लिया तो वो भी तो चैलेंज है कि भाई मैंने पर्ल ले तो आया मैं बढ़िया, पर मेरे देश की जनता बोली बेटा 300 के ऊपर गया तो गए हम नहीं ले गए। आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। मैंने वही कहा ना, एक बार तो आप
कहीं से तो लोगे ना, बट दोबारा नहीं जाओगे ना वहाँ पे। हमारा है कि आप दोबारा आओ हमारे पास। दिस ब्रिंग्स मी टू वन मोर साइड ऑफ द बिजनेस स्टोरीज। एक जैसे है लुई विटॉन है, गुची है, ठीक है, ये क्या करते हैं, $2000 की चीज को 15,000 में बेचते हैं। उनको मतलब फायदा लेके तब 2000 पड़ता है उनको। जैसे होता है ना कि 100 रुपए का कैलकुलेट करें कि 1 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको बनाने में 10 रुपए लग गए, 15 रुपए में इनका फायदा भी होगा, लेकिन फिर भी उसको 100 रुपए में बेचते हैं ये लोग, ठीक है। एक वो साइड ऑफ द बिजनेस है, एक ये साइड ऑफ द बिजनेस है जहां मारा मारी है मार्जिन की। व्हाई डिड यू प्रेफर दिस साइड ऑफ द बिजनेस, नॉट दैट साइड ऑफ द बिजनेस? ये एक्चुअली ब्रांड पोजीशनिंग से रिलेटेड आ जाता है कि हाउ यू वुड लाइक टू पोजीशन योर ब्रांड एंड ऑल, बिकॉज और इसका थोड़ा सा इंसाइट मुझे मेरे इनिशियल डेज में भी मिल गया था व्हेन आई वाज वर्किंग विद लक्सोटिका। रेबन सनग्लासेस वगैरह का उस टाइम पे काफ़ी इंडिया में तो मतलब अगर किसी ने रेबन पहना है तो मतलब यू विल फील कि उसका स्टेटस सिंबल क्या हो सकता है एंड ऑल। सो एंड वी वर ऑल्सो हैविंग ए मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड लकीली आई वाज द पर्सन हु वाज डिसाइडिंग ऑल सच फैक्टर्स कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, एट व्हाट प्राइस वी हैव टू ऑफर इन द मार्केट। सो जो एग्जांपल अभी आपने दिया इट्स सिमिलर टू दिस रेबन एज वेल। अच्छा, रेबन के कॉस्ट कितना आता था? हेडफोन लगाइए सर आप उसका साउंड का। सो जनरली उसमें अगर मैं एक एवरेज आउट करके आपको चीज़ों के वर्कआउट कर बताऊं तो हार्डली प्रोडक्शन कॉस्ट वाज रिलेटेड टू 10 to 15%। हाउ मच? 10 to 15%। लेट्स से इफ आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन द एमआरपी ऑफ 10,000 तो आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है 1000 से 1100 रुपए से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगी। अच्छा, एंड बाकी वो नाम बिक रहा है। उन्होंने जो लीगेसी क्रिएट की है, जो हाँ। मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है, विराट कोहली को हायर किया या किसी और को किया, तो वो सारा का सारा, बट स्टिल आफ्टर डूइंग ऑल सच एक्टिविटीज एंड ऑल, वो भी 1100 का हिस्सा होता है वो। वो 1100 का हिस्सा नहीं होता है, बट 2000 हो गया। 2000 हो गया, 2200 हो गया, बट उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा Because they have they created created the that brand legacy actually from that. brand, so brand बिक रहा है। व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ रेबन हम लोग इंडिया में समवेयर अराउंड 6 लाख सनग्लासेस बनाते थे। अच्छा, इंडिया के लिए ही? नहीं, इंडिया के लिए ही बनाते थे और इंडिया की जो हमारी डिमांड थी उस टाइम पे 10 से 12 लाख की थी एनुअली। अच्छा, तो रिमेनिंग हम 6 से 7 लाख चश्मे वगैरह हम लोग या तो इटली से जो इनकी मेन सब्सिडी थी या फिर इनका जो दूसरा सब्सिडी चाइना में था वहाँ से हम लोग इंपोर्ट करते थे। बट कहीं पे भी किसी भी सिनेरियोज में आप लेके आ जाओ, आपका जो इटली में भी वही होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट रिमेन सेम। उसके बाद भी मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो आपको इंडिया में बेच के आपका रॉयल्टी लेके चले जाते हैं इंडिया में एंड बट दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ This because of the name they have created in last 60-70 years. यस, मैं एक्चुअली मैंने बताया ना आपको, मैं तो लेंसकार्ट के इनिशियल डेज में उसका पार्ट था। लेंस का तो 15-20 साल पुराना ही है ना। 2010 या 11 में, 2010-11 में, हाँ, मतलब 15 साल हो। 12 में मैं उनको ज्वाइन किया था, 17-18 तक आई वाज हेडिंग देयर ऑपरेशंस इन सप्लाई चेन। सो फ्यू ऑफ द ब्रांड्स जो लेंसकार्ट में आज की डेट में वेरी पॉपुलर, सो still I don't prefer to give the unit economics of those, but we can understand about कि initially आपका जो ब्रांड बिल्डिंग पे जो एक इन्वेस्टमेंट है दैट इज द की कि आप किस तरह की ऑडियंसेस को किस तरह से आप टारगेट करना चाह रहे हो। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था, वी वर नॉट थिंकिंग टू अर्न मनी, बिकॉज जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में और स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट में जब हम लोगों ने वर्क किया तो वी रियलाइज कि 2-3 चीज़ें जो लैक कर रही हैं। नंबर 1 इज अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। सेकंड इज जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड मार्केट में आने के काफ़ी टाइम बाद एंड कंज्यूमर्स तक उस पेस पे हम लोग ट्रेंड्स, जब आप कहते हो वुमेन्स के लिए ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, ये एस्ट्रोजन तो हाँ राइट, या कि बस तुरंत चाहिए। अभी करीना ने कुछ पहना है मुझे तुरंत चाहिए, आलिया ने कुछ पहना है अभी मुझे वो चाहिए, इसने ये शादी में पहना है मुझे अब वही चाहिए। सो वुमेन्स आर टेंड टू बी, यू नो, कि अब वो चाहिए मुझे, एंड वो ट्रेंड आपके पास आते आते बिकॉज इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग थिंग, राइट। तो आप अब वो ऐसे ब्रांड्स भी नहीं है कि वो इतना फोकस कर रहे होंगे उस समय कि अच्छा चलो ये आज टीवी पे आया तो कल हम मार्केट में उतार देंगे। यू डू दैट। सो हम अच्छा। वही मार्केट को जो गैप है वो ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा आज एक परिणीति ने एक चूड़ा पहना था अभी जब उसकी शादी हुई थी, एंड वी वर द फर्स्ट टू लॉन्च इट। क्या बात है यार, इट्स अ वेरी गुड, दैट्स जेन्युइन गैप फिलिंग एक्चुअली। राइट, तो वो जो चूड़ा पहना था दैट वाज अ बेबी पिंक कलर का चूड़ा था, एंड दैट वाज आवर मतलब बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अच्छा, तो वो हमने आई गेस 2 या 3 वीक्स में हमने लॉन्च कर दिया था उसको। सो उतना तक तो हम आ गए हैं कि यू नो वही है कि आपको एक अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ आपको क्विक चाहिए। तो वो फैशन इतना जल्दी चेंज हो जाता है, चाहे आप ज्वेलरी ले लो, चाहे आप फैशन ब्रांड ले लो, चाहे आप क्लोथिंग ले लो, तो वुमेन्स आर लाइक टेंड टू हैव फर्स्ट थिंग कि हमें हमारे पास सबसे पहले आया, यू नो। एंड शादी आजकल इंडिया में इतना बिग ओकेजन हो गया है कि अच्छा मैंने परिणीति वाला वो चूड़ा पहना है, यू नो, दे फ्लॉन्ट लाइक अच्छा, और फिर वो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो हमारे ब्रांड से खरीदा उसने। सो दैट इज, डू यू आल्सो बिहेव लाइक दिस और यू आर लिटिल अबव देन दिस कि अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? मैं एक्चुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना काम कर लिया है इस इंडस्ट्री में ना कि अब इतना फर्क नहीं पड़ता। पहले भी नहीं, आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि या वैसे इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ कि अच्छा उसने पहना है तो मुझे चाहिए ही। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे इट्स काइंड ऑफ कि अच्छा ये पसंद आया है, ठीक है, मतलब
कुछ भी पसंद आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मुझे 200 रुपए वाली चीज़ भी बहुत अच्छी लग सकती है। सो इट्स मेरा वो है कि फर्स्ट उसमें जो पसंद आ गया वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा ब्रांड ही You shop like a man कि भाई दूसरे ऐसे I doubt it whatever she's claiming I doubt it but since she's speaking in front of the camera I agree with her. no. Actually I shop like I agree with you. The way I shop is I got into the store I liked it I buy it otherwise I'm out कि ठीक है नहीं कुछ पसंद आया मैं भी ऐसे ही शॉप करती हूँ, चलो थोड़ा भगवान करे ऐसा ही हो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड मतलब हाँ मुझे बस वो ही क्लिक करना चाहिए कि पसंद आया ले लिया हो गया खत्म। अब वो प्राइस में बाद में देखती हूँ कि अच्छा वो 200 का है या 2000 का है, या मतलब मैं एक रियल एग्जांपल आपको देती हूँ। लाइक मेरी सिस्टर की शादी थी एंड हम गए थे ट्रूजो शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ एंड मेरी सिस्टर के साथ है, उसका लहंगा पसंद करना था तो उसके दिमाग में तो था बिकॉज शी इज़ वेरी लाइक टिपिकल कि हाँ मेरी शादी है तो मुझे ऐसा लहंगा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम ढूंढ रहे थे एंड शायद वहाँ पे एक चांदनी चौक गए थे हम बिकॉज दिल्ली में वो सबसे बड़ा वो है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे, एक शॉप का इनॉग्रेशन हो रहा था नया, तो मैंने कहा यार इधर देख ले शायद मिल जाए तुझे लहंगा, तो कहती नया शॉप है अभी किधर मिल जाएगा, तो मैंने कहा देख लेते हैं यूँ, कहती नहीं उसने बोला है वहाँ पे मिलेगा, मैं कहा वहाँ भी चल देंगे इधर चल लेते हैं, तो देन हम गए and बड़े अच्छे से वेलकम किया क्योंकि उनका इनॉग्रेशन था फर्स्ट डे था, तो हम गए वो लहंगा देख रही थी, मैंने कहा इतना लहंगा देख चुके हैं अब तो मुझे समझ में नहीं आया सारे एक जैसे लग रहे हैं, तो जिसकी शादी है वो पसंद करे, मैं ऐसी देख रही थी एंड जस्ट एक डमी पे एक साड़ी लगी हुई थी, तो मैंने देखा पसंद आ गया मुझे, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये साड़ी अच्छी लग रही है, तो मम्मी कहती हाँ अच्छी लग रही है, मैंने कहा ले लूँ ये, तो कहती है अपने लिए, मैंने कहा हाँ मतलब शादी में पहनूंगी ना तो यही ले लेते हैं, कहती है हाँ ठीक है ले लो, मतलब ले चुक मतलब इसने कुछ पसंद किया है कि ऐसा, मैंने कहा उसने जो पसंद किया है ठीक है किस पहन लूँगी, ये अच्छा लग रहा है यही ले लेते हैं, खरीदा और चलो थैंक गॉड, वरना मैंने देखा है कि 40 साड़ियाँ उस बेचारे लड़के को पहनाने के बाद, क्योंकि वो लड़का हैव यू बीन टू दीस शॉपिंग्स Yes, yes. I have been to these shoppings and as a man I can tell you the pain I go through. I mean I feel like committing suicide in the shop and blaming the lady that इसकी वजह से करा है मैंने। 40 साड़ियाँ वो लड़का पहन पहन के दिखाता रहा और उसके बाद बंदी उठती है और बोलती है वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। थैंक गॉड में वो लड़का जो पहन पहन के दिखा रहा था, क्योंकि एज अ मैन आई एम किलिंग माई मेल साइड एंड वेयरिंग अ साड़ी, उसके बाद वो वाली बात नहीं आ रही भाई आपको। 40 साड़ी ट्राई कर ली मैंने। ऐसा होता है बट लकीली मतलब अब ठीक है खरीदा और चलो बस हो गया, ऐसा है। एक दो इमोशंस ऐसे हैं जो बहुत ही प्योर होता है, रिवेंज एंड जेलसी। कौन सा ब्रांड है जिससे आपको जेलसी हुई है इसमें इस सेक्शन में जो ज्वेलरी वाला सेक्शन है? जेलेसी आई वुड से अच्छा जेलेसी नहीं है बट इंस्पिरेशन हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोगों का इंस्पिरेशन है, जैसे जीवा भी है जो सिल्वर सेगमेंट में काम करता है अभी, एंड दे आर वेरी न्यू इन दिस मार्केट, मतलब वेरी न्यू एज इन की बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, 5-10 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, बट द वे दे आर डूइंग देयर ब्रांडिंग एंड उनका जिस तरह से ब्रांड रिकॉल है और कस्टमर बेस है, दे आर प्रेजेंट ऑफलाइन, दे आर ऑनलाइन एज वेल, सो दैट वेज वी फील कि थोड़ा सा keeping that inspiration in our mind, we are also trying to take few steps to move towards that journey. अच्छा, तो जीवा इज द ब्रांड। कैन यू प्लीज ओपन जीवा? आई हैवंट सीन देम। JIVA GIVA G as in गोल्फियर, गुड। ये आ गया ना, फाइन सिल्वर ज्वेलरी। अच्छा हाँ सर दे इनटू 95 से। अच्छा ये भाई, अच्छा ये इस पे गोल्ड प्लेटिंग करते हैं नीचे कर? नहीं सारे प्लेटिंग है, गोल्ड सिल्वर रोज गोल्ड सारा। अच्छा क्या बात है, लड़का भी पहन सकता है। हाँ मेंस अच्छा, लड़की और लड़की के बीच अंतर खत्म जो होता जा रहा है उस पे आपके क्या विचार हैं? जैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अगर उस लड़की के बाल छोटे कर दो तो ये लड़का शर्मा जाए उससे, या इसको बाल बढ़ा दो तो लड़की शर्मा जाए, ये चल क्या रहा है? मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड? Gender equality. अरे भाई जेंडर इक्वालिटी ठीक है, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल? अच्छा ये टिपिकल कोरियन फेस उठाया गया है जीवा के द्वारा कि कोरियन को फेस को यंग लड़कियां बहुत पसंद कर रही हैं, तो कोरियन लड़के को ज्वेलरी पहना दो फटाफट की, तू पहन ज्वेलरी, और फिर वो उठा के लड़कियां गिफ्ट करती हैं हम जैसे लुकिंग लड़कों को कि ये पहनो। You know, and we are like, क्या बकवास है यार ये। अच्छा नहीं नाइस ठीक। So this is what एक मैं जब आप बात कर रहे थे तो दिमाग से स्किप हो गया था। When we work for other people, right? ये मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ हमारे थ्रू जो लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं वो इस बात को समझें। जब मैं किसी और के लिए काम करता था कॉल सेंटर्स में, बिकॉज आई एम अ ड्रॉप आउट, आई एम नॉट इवन अ ग्रेजुएट, तो मैं जब काम करना शुरू किया तो मुझे ये पता था वो बर्न ऑल माई बोट्स। किसी आइलैंड को जीतना तो पहले नाव में आग लगा दो। मैंने सारी अपनी नावें जला दी और मैं चला गया, मैं कॉल सेंटर में काम करूंगा, आई एम अ ड्रॉप आउट। वहाँ काम करने में मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि भाई यही जो कुछ है वो यही है। तो मैं हमेशा 14-15 घंटे काम करता था, उसमें से शुरुआत के 3 घंटे 3 से दोपहर में 3 से शाम को 6 बजे तक मैं सीखता रहता था, 6 से 6 में डायलिंग करता था, कॉलिंग करता था। दैट हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस
कि धंधा क्या होता है, कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा फोकस जब आप 3 घंटे रोज सीखने के लिए बैठोगे ना तो फिर कुछ बचता नहीं, फिर आपको क्या है फिर। तो मैंने 11 साल दूसरों के लिए काम किया, ठीक है ना, कॉलिंग में, पर मुझे फिर बिजनेस समझ में आ गया और 11 साल के बाद आई डिसाइडेड कि आई कैन स्टार्ट माय ओन कॉल सेंटर, इट्स नॉट अ बिग डील। वो कॉन्फिडेंस आया मुझे। तो आप ये सलाह दोगे बच्चों के लिए कि यार अभी मत कूदो बिजनेस में, काम कर लो, किसी के लिए सीख लो और वहां दिल से काम करना, या आप बोलोगे कि नहीं बिकॉज आई हैव MBA इन फाइनेंस फ्रॉम IIMs, यू नो, सुनते नहीं सुनते हो, आई हैव MBA। मैं तो MBA भी नहीं हूँ। नहीं ये सुना है आपने, तो सुना उनका होगा। accent ही थोड़ा मैं सा और मेरी वाइफ एक बार किसी से बात कर रहे थे जो हमें फंडिंग देना चाहता था, तो वो कहता है PR वाला बंदा कहता है आप झूठ बोल दो कि आपने IIT से करा है और फिर आपने MBA IIM अहमदाबाद से करा है, बिजनेस है ही आपके पास। एंड वी वर लाइक नहीं, हम तो जनता को यही बताना चाहते हैं कि नहीं करोगे तब भी होगा। आप समझ रहे हो ना, नहीं करोगे तब भी कर सकते हो आप। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत लंबा सवाल पूछा, हम सॉरी। इस पे मेरी राय है, मतलब जैसे मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, जो हमारा एक छोटा सा टाउन है, जैसे 10,000 लोगों की जनता थी वहाँ पे उस टाइम पे, वहाँ से मैं पास आउट हूँ। कॉलेज मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है, कोई बिजनेस फैमिली से मैं नहीं हूँ, या मेरे नेटवर्क में दूर दूर तक ऐसा नहीं था जो मेरे को बिजनेस इंसाइट्स दे सके। बट जैसे जैसे आप जमीन पे घिसते गए दूसरों के लिए, तो देन यू गॉट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। सो मेरा एक एडवाइस यही होगा, जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है एजुकेशन मैटर से लॉट, बट थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। आई माइट बी पास्ड आउट फ्रॉम IIM और IIT और मे बी सम अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, एंड वो अपनी जगह ठीक है, बट जो आपको जो एक एक्सपीरियंस जो ग्राउंड पे घिस के आएगा, जहाँ पे आपको रियलिटीज़ पता चलेंगी, एंड उसके बाद अगर आप कुछ करोगे, उसमें जो सेटिस्फेक्शन और जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, बिकॉज आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों पता होंगी। उसके बाद व्हेन यू एग्जीक्यूट सर्टेन स्ट्रेटजीज एट द ग्राउंड एंड ऑल, आई एम श्योर वो आपकी पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट होंगी, एंड व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड तो आपकी जो एक लर्निंग और एक जो सेटिस्फेक्शन फेज आएगा, वो आपको कहीं ना कहीं से जो आप किसी और के लिए बहुत दिल से मेहनत करते हो ना, आपके फेल होने के चांसेस कम होते जाते हैं। राइट। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी नया एंटरप्रेन्योर हो जो सोचता है कि हम घुस जाएं अंदर, ठीक है, अगर अपने हाथ जलाने ही है तो जला लो, लर्निंग तो वहाँ से भी आ जाएगी, मगर वो टाइम लगेगा। और आपने किसी और के लिए काम कर लिया तो आपके पास फर्स्ट हैंड लर्निंग आ जाएगी। मतलब पढ़ाई किसी तो और के आपने पैसों पे मैं सीख रहा हूँ। हाँ, आपको पैसे भी मिल रहे हैं सीखने के, हमने भी ऐसे ही सीखा है, हमने भी ऐसे ही सीखा है। तो And they मगर respect it. हाँ, दे जिसके लिए आप रिस्पेक्ट। काम कर रहे हो, अगर आप मगर genuinely फिर- मेहनत करो, बहुत कुछ होते हैं आपसे। हाँ, There is मगर no फिर job. आप जेन्युइन होना चाहिए अपनी मेहनत पे, कि मतलब आपको अगर सीखना है तो आपको खुद भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, क्योंकि आजकल कोई सिखाता नहीं है। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है कि इंडस्ट्री में आपको कोई सिखाता नहीं है कि हाँ आजा बैठ जा सीख ले, बहुत कम, मतलब 100 में से शायद एक बंदा कोई मिल जाएगा कि अच्छा चल आज मैं तुझे सिखा देता हूँ, तुझे नहीं आता है। क्योंकि हमने ये देखा है थ्रू आउट हमारे जर्नी में, जितना हमने काम किया है लोगों के लिए, कि आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, शायद एक मिल गया जो मेरे बगल में बैठे, शायद ही इज माय मेंटर आल्सो। तो एक बंदा मिल जाएगा कि आपको बैठ के कह देगा अच्छा उसने नोटिस कर लिया कि इसको ये नहीं आता, तो चल भाई मैं सिखा देता हूँ, काम आ जाएगा उसके, और इवेंचुअली मेरे ही काम आएगा। तो वो नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सीखने के लिए भी अपनी शिद्दत दिखानी पड़ेगी कि भाई मुझे सीखना है तो मुझे ही दूसरों को बोलना पड़ेगा सिखा दो। सो वो जो लर्निंग है वो तो वहीं से आएगी। ये जो नए लोग आते हैं, जेन जीज, राइट, और कौन सा, दे कॉल देमसेल्फ अल्फा, लाइक अल्फा के नाम पे इतना बड़ा काला धब्बे हैं ये जो अपने आप को अल्फा बोलते हैं। उनकी प्रॉब्लम यही है, अल्फा इज लाइक यू और मी, राइट, अल्फा इज डिफरेंट, ठीक है, अपने आप को अल्फा बुला लेते हैं, हम अल्फा हैं। ये जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको कई बार मन नहीं करता, मतलब कि भाई मतलब क्या चाहता है तू, आज ये बता दे, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा। हाउ डू यू फील, हाउ डू यू हैंडल देम व्हेन दे वर्क फॉर यू, लाइक यू नो मैं तो इनको सिटिंग राइट हियर दिस गाय, कि मैं कैसे आ जाता, कल रात को तो मैं लेट गया था, मैं सुबह तो आऊंगा ही ना लेट, रात को अगर लेट गया था तो। ऐसा बहुत बारी होता है इंटरव्यू में, तो पानी दे देती हूँ भाई पी लो, उसके बाद उसको भी मत मारना, खुद भी मत मारना, बट ठीक है जाने दो। कैसा क्या क्या रहता है बताइए, इसका एक्सपीरियंस कैसा है? नए लोग जो आते हैं इनको कुछ नहीं पता, पर उनकी बातें ऐसी आसमान होती हैं, आसमान उनकी बातें नहीं, उनके रिज्यूमे आजकल बहुत हाई फाई होते हैं, अल्फा वाले होते हैं रिज्यूमे। मतलब रिज्यूमे में तो आपने कुछ लिखा है बट डिलीवर में तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लिखा तो आपने ये है कि ये करना सिचुएशन है। आपके लिए थोड़ी सी और डिफिकल्ट तब हो जाती है जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हो। लेट्स से आप IIM पास आउट हो, सो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली उसमें रहा है। मुझे सुन के डर लग रहा है, भूल जाइए कि मतलब मैं तो अच्छा, दैट आल्सो मींस कि बहुत पेशेंस है आपके अंदर, मैं तो जॉब छोड़ देता। I worked for 2 hours actually. अच्छा 2 घंटे के लिए, 2 years. So, हुआ क्या था, मतलब अगेन थोड़ा सा मेरे को उस तरह से बोलना पड़ेगा कि उसको मैसेज नहीं जाए डायरेक्टली, बट आई वाज वर्किंग फॉर समवन एंड
and I was reporting to his father. He's kind of an entrepreneur and he's a good person. All put together, he's having somewhere close to 10 to 15 entities in India, and he's a successful businessman. Somehow his son also studied in some other countries, and then he joined back his office, and slowly and gradually he started involving himself into that business. So उसमें वही होता था कि immediately वो कॉलेज पास आउट होके then he started involving himself into the business operations. तो कहीं ना कहीं एक अगेन एक्सपीरियंस मैटर्स से लॉट, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, एंड आप उस सिचुएशन में, बिकॉज व्हेन योर बॉस इज सेइंग टू यू समथिंग, आपको उसको रिटेलिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते हो, एंड एट द एंड Did you pay money to be this dumb? दूसरे देश में जाके सर अपने पैसा खर्च किया ताकि वो गधे बन सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कई बार ऐसा होता है, मुंह पे बोलने का मन करता है बट क्या करें, आपने boss है। फिल्म देखी हॉरिबल बॉसेस? नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। आपने जो सिचुएशन बताई ना, एग्जैक्ट ये सिचुएशन उसमें दिखाई गई है कि बहुत शानदार बाप है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और बेटा एक नंबर का नशेड़ी, और वो सो कॉल्ड एरोगेंट, ठीक है ना, और वो बहुत अमेजिंग है। मैं आपको उसको हॉरिबल बॉसेस जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, बहुत मजा आएगा आपको। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ कन्फ्रंटेशन मोड में चले गए, या फिर यू नॉट लाइक दैट कि मतलब अब मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको, यार बोलता इट्स वेरी। एक्चुअली उस मोड में मेरे अंदर एक्चुअली बहुत पेशेंस है, बिकॉज मैं बहुत नीचे से निकल के आया हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी, अप एंड डाउन्स भी करियर में मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है। सो उन सब से एक चीज़ जो पॉजिटिव रही ये था कि मैं बर्दाश्त की मेरी जो है ना वो कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी कर लेता हूँ। आपकी पत्नी बहुत खुश होगी। इतना बर्दाश्त करने वाला बंदा चाहिए क्या लाइफ में मेरे को। हाँ हाँ हाँ। और आपकी पत्नी को थैंक यू लेटर भेजना चाहिए उस बंदे को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी आती थी जहाँ पे ऑब्वियसली जब आपने ग्राउंड पे जो चीज़ें एग्जीक्यूट की हैं और आपको लगता है कि नहीं यार ये इस तरह से, दिस इज हाउ यू शुड नॉट ड्राइव, दिस इज हाउ रिजल्ट्स माइट नॉट गेट इन अ बेटर शेप जो आपको चाहिए, बट स्टिल इफ समबडी इज फोर्सिंग यू टू डू ऑल दीज एंड ऑल, सो एट सम एक्सटेंट यू विल लिसन, you will try to give your feedback in a polite and positive manner, because at the end month end पे सैलरी भी लेनी है वहाँ से। पर इसी पे एक और सवाल होता है फिर, कई बार क्या होता है, कुछ एम्प्लॉइज जिन्होंने बहुत अच्छा टाइम बताया होता है वो एरोगेंट हो जाते हैं। तो कोई जो नया ब्लड आता है बाहर से, जैसे मान लेते हैं कि आप ही की सिचुएशन को अलग तरीके से देखा जाए कि इस बार क्या है, जो एमबीए करके लड़का है वो नई बातें कर रहा है, लेकिन ये जो एम्प्लॉय एरोगेंट जो देख रहा है कि यही चल रहा है मार्केट में, वो उसी पड़ा हुआ है कि नहीं यही करूंगा मैं। समझ रहे हैं ना आप? चाहे वो एरोगेंट एम्प्लॉय चाहे रूड हो रहा है, चाहे प्यार से बोल, चाहे पेशेंट है, कुछ भी कर रहा है। अब इसी सिचुएशन में उल्टा कर दिया कि भाई सामने वाले का, जैसे स्टीव जॉब्स था एप्पल वाला, वो कहता था कि उसको किसी ने बोला कि ये क्या बना रहा है, तो ये क्योंकि उसने आईपॉड बनाया था जिसमें 5000 गाने हो सकते हैं, सुन सकते हो। फिर उसने बोला नहीं मैं फोन में दूंगा ये सब कुछ, तो किसी ने बोला कि जनता नहीं कर देगी, दिमाग खराब है। तो स्टीव जॉब्स कहना था जनता को पता नहीं होता उन्हें चाहिए क्या, हम बताएंगे उन्हें क्या चाहिए। एंड देन ही केम अप विद दिस फोन, एप्पल फोन। और आप देखिए मतलब सबसे महंगी, सबसे बड़ी कंपनी नहीं की है दुनिया में, भारत देश की इकोनॉमी के बराबर अकेली कंपनी है, $3.83 ट्रिलियन कंपनी है इनकी। तो उसका ये कहना कि इनको पता ही नहीं इनको क्या चाहिए, जनता को हम बताएंगे क्या चाहिए जनता को। तो कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि जो बंदा एमबीए करके आया है, क्या पता उसका पर्सपेक्टिव ज्यादा अच्छा हो, क्या पता वो सचमुच में चाह रहा हो, और जो बंदा ऑलरेडी टिका हुआ धंधे में बहुत दिनों से, इसके पर्सपेक्टिव घिसा पिटा हो कि उसने सक्सेस देखी है उसी के पर्सपेक्टिव, इस पे क्या कहेंगे आप? ये होता है और ये बहुत ट्रू है, एंड जनरल सिचुएशंस में कई बार ऐसे होता है कि लोग वही है रिटेलिएट करते हैं, फ्रेशर्स की बातों को दे प्रेफर टू इग्नोर कि यार ये तो नया लड़का है, ये हमें क्या सिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 25 30 साल 35 साल दे दिए होते हैं। उनका माइंडसेट वही होता है कि मैं देख रहा हूँ इससे बेटर हो ही नहीं सकता। बट मेरे को भी ऐसी सिचुएशंस में काम करने का मौका मिला जहाँ पे मैं किसी का जूनियर था या कोई मेरा जूनियर ऐसे एमबीए बन के आया। सो इन सिचुएशंस में मैं यही बोलूँगा कि ऑल द टाइम you cannot be right, you should listen to the people who comes, आप उनके आइडियाज, आप उनकी जो भी स्ट्रेटजी है आप उनको पोलाइटली सुनिए, कूल मैनर में, देन यू थिंक ओवर इट, एंड आई बिलीव इन सम ऑफ द केसेस उनके जो परसेप्शन है वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज दे हैव सीन दैट काइंड ऑफ मार्केट। उनका जो एक जनरेशन है, मेरा जो जनरेशन था वो डिफरेंट है, बट अभी जो एक जूनियर आएगा उसका जनरेशन और माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, ही विल थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो वो चीज़ है, तो आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट आउटराइटली रिजेक्टिंग इट, तो चुप कर। नो वी शुड रेस्पेक्ट दैट एक्चुअली। You have any perspective on this? ऑफ कोर्स, मतलब परसेप्शन आपका उस पॉइंट में हो सकता है अलग हो, किसी भी एक पॉइंट पे दो लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है, बट एकदम से रिटेलिएट करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो हाँ ठीक है, सोच लो, फिर आप डिस्कस तो कर ही सकते हो बाद में। कंट्रोलिंग द डिजाइन एंड प्रोडक्शन सेट्स, ये जो कंट्रोल करने का आइडिया होता है, अब दोनों में से कौन कंट्रोल करता है कि ये ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए? इट्स योर डिपार्टमेंट। क्रिएटिव। हाँ अच्छा, कि मतलब सो चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ जो मैं कई लोगों को टोकता रहता हूँ। आर यू रियल डिजाइनर, यू पिंटरेस्ट डिजाइनर? नॉट अ पिंटरेस्ट डिजाइनर, नॉट अ रियल डिजाइनर। कहाँ पे हैं आप? जैसा नहीं होता मैं कि ट्रेडिशनल पिंटरेस्ट पे डिजाइनर, गई, मैंने ये देखा, ये मैं ट्रेडिशनल डिजाइनर हूँ, गट्स पे विश्वास करती हूँ। लाइक व्हाट? लाइक एक छोटी सी स्टोरी है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ,
तो मैं जॉइंट फैमिली में रहूँ बिकॉज मेरे फादर बहुत अर्ली स्टेज में ही पास्ड आउट, तो हम मूव हो गए थे अपनी नानी के साथ, तो नाना नानी एंड जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो मम्मी तो काम करती थी तो वो चली जाती थी, इवेंचुअली सारा दिन नानी के साथ बीतता था। तो मेरी नानी इज़ लाइक अनसेड How old were you when your father passed away? 10 आई गेस। हाँ, तो माय नानी वॉज अनसेड एंटरप्रेन्योर तब की, तो वो क्या करती थी, वो खाली नहीं बैठती थी कभी भी, तो काम वाम किया एंड और ऑल दैट। एंड एक सेट रूटीन था हमारे घर में बिकॉज मेरे नाना आर्मी से थे रिटायर्ड, तो सेट रूटीन था भाई ये इतने टाइम पे होना चाहिए सब कुछ डिसिप्लिन वे में। एक टाइम तक सब काम हो जाता था एंड देन वो खाली होती थी, तो अब क्या करें, चलो सिलाई कर ली, कढ़ाई कर ली, कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। और एक उनका पैशन था गहने ज्वेलरी, तो हफ्ते में 2 दिन वो जाके गोल्ड स्मिथ के पास बैठ जाती थी कि भाई अब मुझे ये वाला डिज़ाइन बना के दो। अच्छा। सो हम भी चले जाते थे, काम नहीं, स्कूल से आए नानी के साथ चले गए। नानी अमीर भी तो रही होंगी, I'm sure। नहीं अमीर तो नहीं थे, अच्छा, बट फिर सुना अच्छा फ्रेंड रहा होगा उनका। छोटे शहरों में मैं भी यूपी प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद में मैंने मेरी ग्रेजुएशन वहीं का ड्रॉप आउट हूँ मैं। हाँ, मैं इलाहाबाद में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेरी पढ़ाई भी वहीं से हुई है। तो छोटे शहरों में Which place were you from in Allahabad? इलाहाबाद धूमनगंज में, धूमनगंज। हाँ जी, तो वहाँ से एयरफोर्स स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई है। तो मतलब छोटे शहरों में मिल जाते हैं छोटे छोटे गोल्ड्समिथ, तो हम मतलब अब नहीं होते बट तब 20-25 साल 30 साल पहले होते थे। तो हम चले जाते थे नानी के साथ, बैठे मतलब चलो घूम आए मार्केट, नानी ने कुछ दिला भी दिया, एज सच हम तो वैसे जाते थे, तो बैठते थे। तो तब तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, परसीव कर रहे थे, माइंड सबकॉन्शियस माइंड उसको एड्रेस कर रहा था। तो वही था, वो बैठती थी, अच्छा ये ओकेजन आ रहा है, अच्छा ये वाला डिज़ाइन मुझे बना के दो। अब वो बेचारा मतलब बहुत बारी ऐसा कहता था कि अम्मा जी कैसे बनेगा ये, नहीं मुझे तो यही चाहिए, आप बना के दो, कैसे भी बना के दो। और वो मतलब बना के आती थी कि ऐसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, तो आई गेस वहाँ से इनहेरिट हो गया। तो इंस्टिंक्ट आ जाता है, मतलब अभी कुछ जैसे मैं कभी ऐसा डिज़ाइनर पर्सपेक्टिव से नहीं मैंने कुछ किया है, ना निफ्ट किया है ना कुछ। हालांकि मैं था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, बट जब मैंने पढ़ाई कर रही थी और स्कूल पास आउट थी, मैंने मम्मी को कहा भी कि मेरे को फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो तब वाज लाइक फैशन डिज़ाइनर बहुत बड़ा टैबू था कि भाई फैशन डिज़ाइनर ब्यूटी पार्लर और फैशन डिजाइनर ऐसा देखा जाता है। Oh my God। एंड लड़की मतलब टीचर बन जा, नर्स बन जा, और एक और पोजीशन है कोई, टीचर, नर्स एंड एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज में ज्वाइन कर ले। मतलब ये तुम्हारे 3 टिपिकल जॉब्स तो हैं। मैंने मम्मी को बोला भी कि मेरे को फैशन डिज़ाइनर बनना है। एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं थे बिकॉज सिंगल पेरेंट थी, और फिर दूसरा फैशन डिज़ाइनर, बेटा कुछ और कर ले, मतलब घर वाले मानेंगे नहीं तो देख लो। तो फिर वो वही रह गया, वो एक अलग स्टोरी है, बट हाँ शायद वहाँ से इनहेरिट हुआ। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत टाइम से मन था कुछ करने का, कुछ ऐसा था, एंड जब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करने की पार्ट आई तो अब शायद वो निकल रहा है सारा इनहेरिट जो हुआ है। Were you close to your father? आई वॉज, Very close to him? यस, Okay। आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, तो ऑफ कोर्स Do you have children? यस, Okay, how many kids do you have? एक बेटा है, ही इज 14 years old। हाँ, अभी तो वो चल रहा होगा, उसका रिबेलियस मोड चल रहा होगा, है ना? जब द मोमेंट इज अ सन, स्पेशली सन, गर्ल्स तो टच वुड, इंडिया की हमारी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बट बॉयज थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं। तो आजकल की जनरेशन गर्ल्स वैसी नहीं है। मेरे 2 लड़कियां ही हैं, दे आर लाइक अभी से ही and how old are kids? 9। अच्छा 9 की है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है 8 कि हुई है, सॉरी अभी 9। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के 3 फेजेस होते हैं, आइडलाइजिंग, डीमोनाइजिंग, ह्यूमनाइजिंग। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले आइडलाइज करते हैं, शायद 10 साल तक आइडलाइज, 11 साल तक, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको, ये बंदा मुझे हर बार रोकता क्यों, हर बात के लिए मना क्यों करता है ये। अब डीमोनाइजिंग इज अ वेरी हार्ड वर्ड, बट लेट्स से they don't like you because you ask them not to do certain things, simple। but then once they cross the age of 30, like we all, I hope you also, like we all have, now we humanize our parents कि हमारी तरह ही तो हैं वो भी, कुछ अलग थोड़े हैं, तो ये 3 स्टेजेस हैं पेरेंट्स की जो हमेशा रहती हैं, मेरी बेटी है 7 साल की, वो मेरी बेटी रीजन करती है मुझसे, she always comes and sits with me that okay, when will I have my first baby, what will be that age? I said, once you cross 18, it's your choice, right, when you can have it। हाँ मतलब आजकल के बच्चे लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं, मैं सोचती हूँ ये सोचते भी कैसे हैं ये क्वेश्चंस। आई मीन बेबी समथिंग मतलब हमें पता भी नहीं होता था। They ask, yes they do। when will I have my first boyfriend, when will I have my first phone? हाँ मतलब फोन तक तो ठीक है कि समझ आता है फोन हाँ। चाहिए। आई वाज लाइक एक दिन ऐसी कोई कन्वर्सेशन और जैसे आपने डांट दिया इस तरह के क्वेश्चंस पे, फिर आपसे पूछना बंद, यू आर आउट ऑफ देयर लाइफ,
राइट इसलिए डांटो भी मत, ये भी स्वाइप हो समस्या जाता है फिर वो है, ये भी समस्या है, डांटो मत वरना गए आप, बाहर हो गए आप लाइफ से, अब किसी और से पूछना है मेरे को। और प्रॉब्लम क्या है, स्वाइप लेफ्ट राइट वाला उनका हाँ, चलता है और वो जो फिर बंदा जिससे वो पूछेंगे या बंदी जिससे पूछेंगे क्या पता वो कुछ और कुछ बताए, और इसलिए से खुद ही बताए। बताओ। Right, वही ये problem बहुत है। प्रॉब्लम है हाँ, इस जनरेशन के बच्चों में, ये एक्चुअली ज्यादा But प्रॉब्लम don't you think that we are getting old? Like this is the same nonsense which you hear from our parents. आजकल के बच्चे तो है ना, We are- and we are talking like that. It's so stupid. I sometimes think मुझे even if I feel like saying कि आजकल के बच्चे नहीं, मैंने बोलूंगा ही नहीं। जैसे मैंने बोलना शुरू किया वैसे मुझे एहसास होगा मैं ओल्ड हो गया हूँ। ओल्ड इज अ न्यू थिंग आजकल। हाँ 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 हाँ। जो अभी जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री जो इवॉल्व होती है बार बार कि यहाँ पे थी अब यहाँ आ गई, यहाँ पे थी वहाँ चली गई, उस पे कैसे नजर रखते हैं आपकी, लाइक व्हाट डू यू डू टू कीप एन आई कि ज्वेलरी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, हाँ किस तरफ जा रही है? बेसिकली ट्रेंड्स क्लोजली फॉलो करते Do हैं। you see the jewelry industry will be like going at its peak in next 10 years, 20 years या नीचे जाएगी, नहीं, पीक पे ही जाएगी ऊपर जाएगी? बिकॉज यू नो गोल्ड एंड सिल्वर इतना महंगा होता जा रहा है, आप कैसे अफोर्ड कर पाओगे उसको हर ओकेजन पे। आजकल तो वो है ना, आपको सेल्फी भी तो खींचनी है, हर ओकेजन पे कुछ नया भी तो चाहिए, यू नो वो कंसेप्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। तो आपको हर ओकेजन पे यू हैव टू सेलिब्रेट, यू हैव टू गो आउट, सो उसके लिए आप अफोर्डेबिलिटी भी आनी चाहिए ना। सो अफोर्डेबिलिटी में आई गेस जो प्रीमियम नॉन प्रीमियम ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो पिक पे ही जाएगी अगले 10 years में। Your views? I believe in next 5 years जो peak आएगा ज्वेलरी का, अभी we have seen the peak in past 5 years as well, and coming 5 years में it will be on extreme peak. तो आप लोग स्विच करोगे सिल्वर ज्वेलरी पे या अभी आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे? हम सिल्वर में हम लोगों ने इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले कुछ आर्टिकल्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे, बट वी आर ए बूट स्टेप, वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट अभी हम लोगों ने कुछ नया एडिशन नहीं किया। वी हैव प्लान्स टू कम अप विद सिल्वर 9 to 5 एज वेल। यस, What is 9 to 5? इट्स काइंड ऑफ द प्योरिटी। सो सिल्वर जब आप परचेज करते हो तो वो 92.5%, 93%, 94% प्योर रहता है, नॉट 100% एक्चुअली। सो 92.5 को जनरल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं 9 to 5। हाँ, so it's a purity. मुझे ऐसी बनाई ज्वेलरी जो 9 से 5 वाले जॉब वाले खरीद सके, मैं यही सोच रहा It's था। 92.5. अच्छा थैंक गॉड मैंने पूछा आपसे। ऐसा क्या है जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐसे क्या बताएंगे आप नए बच्चों के लिए कि भाई अगर आप ज्वेलरी के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये गलतियां बिल्कुल मत करना जो हमने करी थी? क्या ऐसी गलतियां हैं? गलतियां एज इन हम यही बोलना चाहेंगे, अगर कोई भी नया बंदा अगर ज्वेलरी के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो बिकॉज ज्वेलरी सेगमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कैटेगरी इन इंडिया। इनफैक्ट अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जो 5-6 नोन है इंडिया में, तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू वो लोग वहाँ से जनरेट करते हैं। देन वी हैव स्मॉल प्लेयर्स जो ब्रांड वेबसाइट वगैरह से हैं, प्लस ऑफलाइन एंड ऑल। सो पुट टुगेदर ज्वेलरी का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। 2023 का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो आई थिंक इट वाज समवेयर क्लोज टू 85 मिलियन USD और समथिंग। और जिस पेस पे ग्रो कर रहा है जो नेक्स्ट 10 years में CAGR जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी 5 to 6% समवेयर। सो वी कैन थिंक ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ। बट ज्वेलरी में अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, लोग क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, यार वो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो क्या कर रहा है, उस दुकान से जाके लाएगा, मेरे को यहाँ रखना है, मेरे को वहाँ पे लिस्ट करना है, वहाँ पे बेचना है। बट इन सब चीज़ों में क्या है, जो एक आपको कनेक्ट बिठाना है और जो हार्डल्स और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो अनटिल और अनलेस अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे है ज्वेलरी के केसेस में, और वहाँ पे उसका अगर बहुत अच्छा हैंड्स ऑन नहीं है ज्वेलरी साइड में, स्पेशली फ्रॉम दी प्रोडक्ट नॉलेज इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। प्रॉब्लम ये होता है, वी ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जनरली, कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ज्वेलरी में क्या है, आप बड़े मैन्युफैक्चरर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं। अगर बड़े मैन्युफैक्चरर पे जाओगे तो वही रेबन और टॉमी हिलफिगर और लुइस विंटन्स वाली स्ट्रेटजी आ जाएगी कि वो उस रेट पे आपको बिल करेंगे कि आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा अफोर्डेबिलिटी लाना। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे नेटवर्क में जाके कारीगर वारीगर इधर से होगी, उसमें चैलेंज आपको ये आता है बिकॉज टू मेक वन आर्टिकल एट फाइनल स्टेज, वहाँ पे आपको 8 से 10 प्रोसेस से निकलना होता है। फर्स्ट जैसे आपका कैट कैम हो गया, देन फिर आपका वैक्स हो गया, देन फिर आपकी अदर प्रोसेसेस हो गए, प्लेटिंग हो गई, फाइनल स्टोन हो गया, एंड देन ओवरऑल जो आपकी फाइनल पैकेजिंग है वो हो गई। तो जनरली क्या होता है कि ये 8 से 10 स्टेप्स पे जब चीज़ें निकलती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका क्या होता है, क्वालिटी पे से थोड़ा सा कंट्रोल लूज हो जाता है, बिकॉज जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उस तरह की एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं। सेकंड इज आपका जो कॉस्ट है, बिकॉज हर बंदा कुछ ना कुछ अपना ऐड कर रहा है। थर्ड इज अबाउट आपका जो सप्लाई है, लीड टाइम जो आपका है वो इतना एक्सीड हो जाता है कि आप डिमांड को ही मीट नहीं कर पाते हैं। सो इन सम ऑफ द केसेस, जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैंने 50 आर्टिकल्स लॉन्च किया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। 50 आर्टिकल मैंने लॉन्च किया, मैं किसी दुकानदार होलसेलर के पास गया, उसने मेरे को 50 आर्टिकल दे दिए। जब मैं उसके पास गया तो वो बहुत, उसको बिजनेस आता दिख रहा है, दोबारा दे दोगे आप मुझे? हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा, आप ले जाओ। आपने अपनी फोटोशूट किया, आपने लिस्टिंग किया, आपने एफर्ट्स डाले, आपने SEO किया, जो भी है उस बेसिस पे आपका अट्रैक्शन आना शुरू हुआ। जब आप उसके पास फर्स्ट टाइम रीच किए, उसने बोला मैं आपको रिपीट ऑर्डर 30 दिन में दे दूंगा।
आपका फर्स्ट लॉट कंज्यूम होने वाला है, आप उसके पास ऑर्डर लेके जा रहे हो, नाउ ही इज ब्लैंक, सर इसका तो ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, वो वाला पार्ट नहीं मिल रहा And he doesn't care much, so it's not his business. है। इट्स नॉट हिज बिजनेस, उसको तो जो बेचना था बेच दिया, सर दूसरा ले जाओ मेरे से। बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपने जो एफर्ट डाले, आपका जो इन्वेस्टमेंट गया, जब आपको आउटकम आने वाला था, तो देन यू आर So you also telling me कि यहाँ पे भी एक गैप है, तो ये यहाँ पे भी एक गैप है। हाँ, कोशिश की कि हमारा इन हाउस डिजाइनिंग रखा है हमने, तो हम मार्केट पे इतना डिपेंड नहीं करते हैं, हम डिजाइन खुद करते हैं। अच्छा, you don't buy from outsiders. वी बाय, बट उसमें ट्विकिंग कर लेते हैं, बिकॉज जैसे बताया कि बहुत गैप है उसमें, आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और आजकल तो इतना ग्लैमराइज कर दिया है, हर यूट्यूब चैनल पे या हर इंस्टाग्राम रील पे ये आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, आप एंटरप्रेन्योर बने, एक साल में आप 10 करोड़ कमा रहे हो, सो वो चीज़ नहीं लगता सुन बहुत के? फनी है। सर, बट फिर भी लोग फंसते हैं उस इसलिए चक्कर एक में। बंदा बहुत मोटा बंदा जाए और सर आप जैसी बॉडी 3 महीने में बनानी है। राइट, सो वो हो रहा है, तो इतना ग्लैमराइज करके आप दिखा रहे हो और सामने वाला बंदा परसीव कर रहा है, अच्छा मैं करता हूँ, मैं बन जाऊंगा, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है ना। तो अभी आप आओगे तो इतनी सारी चीज़ें, आपको प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है, आप घुस तो जाओगे, कितना दिन सस्टेन कर पाओगे, वो है। हम लोगों ने सर थोड़ा सा डिफरेंट क्या करने का ट्राई किया है, बिकॉज ज्वेलरी के केसेस में क्या होता है, एनीवेज यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ द ब्रांडिंग ओवर द प्रोडक्ट, राइट? एंड डिजाइन और सिलेक्शन वाइज भी अगर आप देखोगे तो मोर और लेस छोटा मोटा ट्विकिंग एंड ऑल सब लोग करके इधर उधर लॉन्च कर ही लेते हैं। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने बात की कि अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी Quality. और टाइम, आपका डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, सो सबसे पहले हम लोगों का जो आने का एम था, बिकॉज जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में काम किया तो वही फेस किया था। सदर बाजार है दिल्ली का, बहुत छोटा मार्केट जहाँ पे आप पैदल नहीं निकल सकते। आप बड़े होलसेलर है, वो महीने का हो सकता है 10 करोड़ का बिजनेस करता है, बट इज अ होलसेलर। अभी गए, आपको जो चाहिए ले लो, आपको कमिट भी कर दिया, रिपीट में आप मांगने जाओगे, नहीं है सर मेरे पास। सो यही सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम डे वन हमारा इन हाउस डिजाइनिंग टीम था। हमारी प्रेफरेंसेज की हम लोग मार्केट का डिजाइन नहीं उठाएंगे, पहले से ही। पहले से ही पहले हमारा से था कि हमें ये डिजाइन। तो ये बहुत बड़ा आपका सो कॉल्ड हैक है कि अगर सचमुच में अफोर्ड कर सकते हो तो खुद का ही रखो टीम। यस, वो हमने किया। प्लस दूसरा हम लोगों ने काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में गए, बिकॉज बीइंग ए बूट स्ट्रैप्ड आपकी वो कैपेबिलिटीज नहीं है फाइनेंशियली जहाँ पे आप अपना एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल सको डिस्पाइट हैविंग गुड वॉल्यूम एंड द नॉलेज। सो हम लोगों ने इंट्रीम में टैकल करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने किया, जहाँ पे वी आर गिविंग सर्टेन कमिटमेंट्स टू द मैन्युफैक्चरर दैट यू आर वर्किंग फॉर मी, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई हैव द अथॉरिटी एंड यू आर नॉट गोइंग टू पास इट टू एनीवन। सो दैट वेज उनके लिए पॉजिटिव साइड ये हुआ कि आई एम गिविंग सम कमिटमेंट, लेट्स से 10 lakhs का मैं Short आपको ये orders, दूंगा ही right. दूंगा, यू कैन ड्राइव द मैन्युफैक्चरिंग फॉर मी। एंड मेरे लिए ये हुआ कि मेरे डिजाइन सिक्योर है, मेरे को प्रोडक्शन डिमांड, After you sign a contract with them, yes, so they don't. so they don't go outside actually, and they But, don't. but what are the chances that कि भारत में कॉपीराइट का मतलब राइट टू कॉपी वो तो अभी भी हो रहा है। हो रहा है ना? भारत में कॉपीराइट मतलब राइट टू कॉपी। कैसे नहीं करेंगे भाई, ये तो कॉपीराइट है हमारा। तो क्या लगता है आपको, कॉपीराइट की जो धज्जियां उड़ाई जाती है हमारे देश में, उस पे आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो आपने इतने साइन वाइन करने के बाद भी आपको दूसरा दिन मिल गया, ये रहा ये? अभी भी होता है देखने को मिल जाता है, बट ठीक है, तब तक हमने अपना मार्जिन निकाल लिया होगा शायद। एक और डिसरप्टर के रूप में तो आया था, बट डिसरप्टर के बजाय लेट मी नॉट यूज द हार्श वर्ड तो कुछ और ही है। डिसरप्टर नहीं निकला वो, उसका नाम है वो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सस्ती वेबसाइट ई कॉमर्स वाली? मीशो। दिबाको की हमारा जो प्रीमियर रेट है 2-2,500 के कपड़े मीशो पे 300 बिकते हैं, 300 में बिक गया। ठीक है ना? नहीं मंजूर। है ना? एंड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर की यहाँ मत खरीदें, ये 300 में यही अवेलेबल है, ये रहा 300 का कपड़ा। इन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? मतलब जैसे हमारी जब जर्नी शुरू हुई थी तो हम लोग भी मीशो पे गए थे, ठीक है। जो मीशो पे जाते हैं उनको दूसरे लोग बोलते हैं मीशो ले आके, मीशो दूर रहना, अच्छू टाइम तो छूना वहाँ पे। मगर हमने बहुत जितनी जल्दी गए उतनी जल्दी वापस आ गए। एक महीने हमने सेल किया वहाँ पे, हाँ। सेल अच्छा आ रहा था, बट वहाँ पे जो समझ में आया वो वही था, कस्टमर बेस ही आपका उस तरह का है हाँ, जहाँ पे दे एक्सपेक्ट समथिंग वेरी चीप। आपने उनको प्रीमियम दे भी दिया तो वो प्रीमियम में रिटर्न करके आपको चीप ही हाँ। भेजेंगे। right. सो आई वुड से जैसे अभी मैं ज्वेलरी सेगमेंट की बात करूं या अपैरल की भी बात करूं, तो अपैरल में अनटिल और अनलेस आपने प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं किया, आपको जज नहीं होगा क्या क्वालिटी है। फोटोशूट इज समथिंग, उसमें आप कुछ भी दिखा दोगे। तो अभी मीशो पे भी क्या होता है, जैसे ज्वेलरी में है, आई एम सेलिंग ए इयरिंग ऑफ लेट्स से 299 ऑन मिंत्रा, ठीक है, आई एम यूजिंग ए क्वालिटी मटेरियल, आई एम यूजिंग द ब्रास मेटल, जो एक ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ा सा अच्छा मेटल होता है, स्किन फ्रेंडली भी होता है। बट सेम टाइप ऑफ इयरिंग समबडी हैज कॉपीड इट, फोटोशूट मोटा मोटी उसने जैसा भी करना है कर लिया, वो जिंक का माल आपको भेज रहा है वहाँ पे। जब वो जिंक का माल वहाँ पे मीशो में भेजेगा तो अभी ठीक होगा। इमीडिएटली आपको कस्टमर को तो नहीं पता चलेगा, वो तो बोलेगा यार ये तो 99 में दे रहा है, ये 299 में दे रहा है। मे बी शॉर्ट टर्म के लिए वो मीशो पे जाएगा, बट व्हेन ही विल यूज इट ही विल रियलाइज। अभी मैं एलर्जीज जो होंगी ना। एलर्जीज जो होंगी। तो अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया है लोगों में इस चीज़ को लेके, एंड दे आर बिट फोकस अबाउट द क्वालिटी। पर 150 रुपये ज़्यादा इधर उधर देना है, कोई प्रॉब्लम एंड नहीं आई है। डोंट थिंक कि मैं अभी 1-2 दिन पहले ही एक सर्वे पढ़ रही थी कि व्हाट पीपल आर सर्चिंग
they are not searching cheap jewelry, they are searching affordable jewelry with functionality. So it's not like कि आपका segment बहुत ज़्यादा है, वो cheap jewelry वाले हैं जो मीशो पे डाल रहे हैं और खरीद रहे होंगे, right? तो वो सर्वे भी है कि ऐसा नहीं है कि people जो है वो cheap jewelry चाहिए उनको, they are more focused on value for money, they are more focused on product quality and they are more focused on functionality कि आपको वो jewelry है कितना functional है. जैसे मैंने ये मतलब एक नेकलेस पहना है, सो आई कैन फंक्शनल दिस कि मैं इसको उतार के मैं ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकती हूँ, राइट? अच्छा इसकी बात कर रहा हूँ भैया, फंक्शनलिटी की बात। फंक्शनैलिटी की बात कर रही हूँ कि जस्ट लाइक मैंने ये पहना है, अभी मुझे इसको किसी और के साथ पेयर करना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फेंक दूंगी, ऑब्वियसली इट हैज़ अ वैल्यू, राइट? तो मैं देखूंगी क्या करा है, तो चलो किसी और के साथ मुझे वो ब्रेसलेट बना के पहनना है, आई कैन ट्राई इट. मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी ये बात, आप बता रहे हो तो मुझे आया था हाँ ये तो हो सकता है यार। और ये है जैसे ब्रेसलेट है, राइट? तो अभी मुझे ब्रेसलेट की तरह नहीं पेयर करना है, मुझे इसको एंकलेट की तरह पेयर करना है, तो वी आर कमिंग अप विद द फंक्शनैलिटी. इसलिए मैंने इसमें देखो आप इतना एक्सटेंशन दिया हुआ है, राइट? तो मतलब आप इसको एज अ एंकलेट पहन लो, ब्रेसलेट नहीं पहन के, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी आप दे रहे हो, अफोर्डेबिलिटी के साथ दे रहे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू विल सस्टेन मोर. ये हमारी अभी थोड़ा सा भटक रहा हूँ मैं, खाली बता दूं आपको क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में. आई मेट अ डॉक्टर इन अपोलो हॉस्पिटल, उसने मंगलसूत्र यहाँ पहना था. हाँ, that is a new kind of thing. वो मंगलसूत्र था. आई आस्क्ड हर, आई सेड कि आर यू मैरिड? शी सेड या. आई सेड कि ये मंगलसूत्र, बिकॉज़ आई कैन सी कि मंगलसूत्र ही पहना है उसने. दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग कि मंगलसूत्र यू कैन वेयर एज अ ब्रेसलेट. यू सरप्राइज्ड ना? आरंट यू सरप्राइज्ड? Yes, yes. We have. You should not be surprised. अच्छा ये आपके है, आपके मंगलसूत्र हाथ में पहनो, इट्स ऑलराइट. हाँ, तो वो मंगलसूत्र हाथ में पहना था उसने, गले में नहीं पहना था. एंड आई लिटरली आस्क्ड इज दिस मंगलसूत्र? शी सेड या इट्स मंगलसूत्र. यहाँ नहीं पहनती मैं, यहाँ पहनती हूँ. पति हाथ काट दे चले, गला ना काटे भाई. No, it's kind of, you know, कि अच्छा ठीक है मंगलसूत्र पहनना है तो हम यहाँ भी पहन सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को होता है कि गले में कुछ पहन के, यू नो, दे फील लाइक कोई मुझे मार रहा हो या दैट. तो ठीक है आपने यहाँ पहन लिया, यू हैव टू वेयर, यहाँ पहनो या यहाँ पहन. भारतीय जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है 2025 में कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसको पुश करेंगे आगे की तरफ? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री. आर्टिफिशियल की बात कर रहे हो या प्रीमियम की बात कर रहे हो आप? गरीब आदमी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप बताइए दोनों के बारे में. सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पुश करने, आई थिंक क्वालिटी इज गोइंग टू पुश देम सबसे ज़्यादा, बिकॉज जैसे सर्चेस बता रहे हैं कि आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मांग रहे हो क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी के साथ, फंक्शनैलिटी के साथ, एंड हाइपोअलर्जिक नहीं हो, बिकॉज हम उस सस्टेनेबिलिटी के तरफ जा रहे हैं वापस से. तो आई गेस ये सारे फैक्टर्स ज़्यादा पुश करेंगे. आई थिंक टू ऐड ऑन दिस, अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग फैशन को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, सो दैट वेज डिमांड इज गेटिंग जनरेटेड, राइट? एंड गुड पार्ट अबाउट द ज्वेलरी इज एटलीस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वहाँ पे जो जीएसटी वाला स्लैब है वो कंट्रोल्ड है 3% पे. अच्छा ज्वेलरी में 3% पे 3% पे यार, लकी लोगों पे. सो आई थिंक इन सब चीज़ों में एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो पुश आने वाला है वो काफ़ी हद तक डिमांड भी साथ साथ है, एंड बेसिकली आपको गवर्नमेंट की साइड से भी है, अगर थोड़ा सा पॉलिसी प्रोसीजर साइड से और चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं अभी, क्योंकि जैसे वेस्टर्न सेगमेंट है ज्वेलरी में, वेस्टर्न का अभी भी इंडिया में प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है. एथनिक इज समथिंग जो हमारा फेस्टिवल, होली, दिवाली हम लोग शादियों में पहनते हैं, वहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा होल्ड है मैन्युफैक्चरिंग साइड पे. बट जो वेस्टर्न है, जो अपना वैलेंटाइन और ये इस तरह से हो गया, वहाँ पे अभी भी हम लोग लैग कर रहे हैं. तो उन सब चीज़ों में हमारी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना पे है. बट जैसे जैसे थोड़ा सा डिमांड इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा अवेयरनेस आ रही है चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आने वाले 5 साल में या 10 साल में जो भी है ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो बूम आएगा, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें और बेटर हो सकती हैं. चाइना का नाम लिया आपने, चाइना को लेके ऐसे दिमाग में लोगों का आइडिया है कि चाइना चले जाओ, 5 रुपए मिल जाएगा तुम्हें. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जो नॉर्मल लोगों के लिए नया बिजनेस शुरू कर, पता है चाइना चले जा, वहाँ से तेरे को 5 रुपए मिलेगा, यहाँ लगे 500 की बेच दे. इसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक ऑफलाइन में आप सेल करना चाहो तो बहुत अच्छा है, चाइना से लाओ बेच दो, बट बिकॉज वी आर इन अ D2C इंडस्ट्री ना, सो मुझे नहीं लगता कि हम लोग के लिए स्पेशली चाइना इज गुड. Have you been to China to see the products for Not your yet. industry? Okay, okay. हाँ, but Because my wife has been to China for like almost 10 days. but we know how it Yeah, works, and she said because no, it doesn't make being sense. in this industry we are closely have worked with China also, so we know how it works. So मुझे नहीं लगता कि हमारे e-commerce में ये चलेगा. So it's not like that, because आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, प्लस रिपीट भी चाहिए, यू नो. ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 100 पीस बेचे, बस हो गया, खत्म हो गया. वी हैव टू गेट द रिपीट. तो रिपीट का तो आपको पता है, चाइना इज, आपने एक लॉट उठाया बस हो गया, उसके बाद वो कहाँ गया, आप पाताल में भी घुस जाओ तो वो नहीं मिलने वाला. एक बड़ा अच्छा जोक है कि एक रमेश नाम के आदमी की जिंग जिंग लाओ से शादी हुई, ठीक है, दूसरे दिन वो मर गई. तो रमेश का मित्र सुरेश आया, उसने बोला अब चाइनीज थी कितने दिन चलती यार.
ठीक है, तो दिस इज हाउ द चाइनीज इंडस्ट्री वर्क्स। नहीं, पर ये उन लोगों के लिए क्या सलाह है जिनको लगता है हर चीज चाइना चले जाओ और लाके बेच दो? सर चाइना में जो एक मतलब पॉजिटिव साइड भी मैं कहूँगा चाइना की जो है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उस तरह से डेवलप हुआ है कि एट सम एक्सटेंड आपको एक लोएस्ट प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, यू कैन गेट इट। बट अगेन उसमें इतने सारे हडल्स आ जाते हैं इन बिटवीन, अगर आना चालू हो जाए तो आपका रिपीट ऑर्डर्स जो है आप नहीं ले पाते हो। आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप होलसेलर हो, कोई बात नहीं, आपने लॉट उठाया, बेच दिया, निकाल दिया, स्टॉक लॉट उठाया $1 का, आपने यहाँ $4 में सेल आउट कर दिया, वट एवर इट इज। बट जब आपको उसको फ्रीक्वेंटली सेम आर्टिकल्स को प्रोक्योर करना है तो वहाँ पे आपके चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो दिखता है चाइना को लेके लोगों का माइंडसेट है कि यार ठीक है बिजनेस शुरू करना है, चाइना चलते हैं, एक लॉट लेके आएंगे और उससे सब कुछ हो जाएगा, वो आई थिंक कुछ हद तक एक मिथ है, वो इट्स नॉट दैट इजी। सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए आई गेस चाइना इज नॉट द राइट प्लेस। Okay, one more question, okay, because you both have worked in service industry and then you have your own business. एक बड़ा सुनता आता हूँ मैं, अपना घर ना खरीदें। सुना होगा आपने भी, रील्स में आता है, नेवर बाय योर ओन होम। ठीक है, अब ये जो बंदा ये बात बोल रहा होता है वो हजारों करोड़ का मालिक होता है, आप समझ रहे हो ना। अब क्या है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, पोरेस्ट ऑफ द पुअर के स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है, मेरे पिताजी हमेशा किराए पर रहे। अब उस अमीर आदमी ने ये जिंदगी नहीं देखी लाइफ में, उसको आइडिया नहीं कि एक घर जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक घर अपना होना वो कितना इंपॉर्टेंट है। किराए मकान मालिक आके जो आपको सुनाता है अननेसेसरली ना, अननेसेसरली, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, पर उसका मन है सुनाने का आपको, है ना, होता है ना, यू नो आई एम सेइंग, राइट। ये उनको नहीं पता। इस पे आपको क्या कहना है? ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस सवाल है, पर फिर मैं जाता हूँ, आप लोग जवाब दें इस पे। एक्चुअली समहाउ ये वाले ओपिनियन से मैं डिसएग्री करता हूँ कि घर अपना लें, बहुत घर अपना ना लें। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको मल्टीपल करो, आपको देखो तो एट द एंड यू आर लूजिंग समथिंग एंड ऑल। बट आई थिंक घर सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा इमोशन होता है, जहाँ पे हर किसी का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। बिकॉज प्राइवेट अगर आप रेंट आउट करते हो, किसी चीज़ पे रेंट पे रहते हो एंड ऑल, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपको। हर साल 2 साल में आपको घर चेंज करना पड़ जाएगा, ओनर और आपके साथ खिटपिटे, रात को 11 बजे बाद मत आना, सुबह 9 बजे मत आना, चिकन मत बना देना, ये मत Chicken करना, और भी बहुत सारी। अच्छा यार ये तो मैंने जब LCD दिया था, LED दिया था तो वर्किंग था, अभी तो यार तूने यूज़ किया 2 साल से, ये तो वो बहुत सारे होते हैं। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वो घर एक इमोशन के साथ भी जुड़ा हुआ है, एंड इफ़ वी आर इन दैट पोजीशन जहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो वी शुड बाई दैट। अगर उसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी आप कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पे भी आप एक पॉजिटिव साइड में ही रहोगे। और इमोशनल तो आप मतलब इमोशनल तो छक्के आप मार दिए ऑन टॉप आपने। ऑफ एवरीथिंग भाई, हाँ, मेरा खुद का घर है, उससे हाँ, बड़ा हाँ, कुछ हो ही नहीं हाँ, सकता। मेरे पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात है कि हाँ, मेरा बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज आई थिंक होना चाहिए। आपके भी विचार हैं? हाँ, मेरे भी यही विचार है बिल्कुल। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड। जो ट्रेडिशनल इंडियन जो आप बेस्ट, एक काम करते हैं ना, चल ना, एक वो खोल जरा, कोई भी अमेरिकन ज्वेलरी की वेबसाइट खोल। आई डोंट नो यार, अमेरिकन ज्वेलरी करके डाल, अमेरिकन डायमंड डाल लो। नहीं, अमेरिकन डायमंड नहीं आएगा वो, अच्छा, फिर अमेरिकन। टिफनी एंड कंपनी, चलो दे सेल गोल्ड भी बेचते हैं, मैंने इनसे खरीदा हुआ है टिफनी एंड कंपनी से। जरा इनके डिजाइन देखने, मेरे को क्लिक कर इनके, देखते हैं ये लोग क्या बेचते हैं। ये जैसे They are mostly in Western, I guess. हाँ, अच्छा, ये वेस्टर्न है जो दिख रहा है अभी हाँ, हमको। these are all Western. अच्छा, these are all western, अच्छा These are more contemporary designs. अच्छा अच्छा। वेस्टर्न का मतलब अंतर कैसे पता चलेगा मुझे ये वेस्टर्न है? So which you क्रिस्पनेस can. जो आ रही है, It's not like हमारे Indian jewelry is like all ethnic jewelry. हमारे ज्वेलरी पे डिजाइन बने होते हैं ना, हाँ, इनके intricate crispness design, ज्यादा है। handcrafted जैसे ये रिंग stones है, and ये मैंने all. यूएस से खरीदी है, तो इस पे कोई डिजाइन नहीं है, नहीं। बहुत ही वो है। हाँ, So Western jewelry are more like. जैसे आपने कान के पहनी है, वेस्टर्न है, Western, वेस्टर्न, हाँ। ओके, अच्छा हाँ। So Indian jewelry, Indian outfit के साथ जो नहीं जाते हैं, those are मतलब आप. ये इसका निर्णय कैसे लेंगे, निर्णय नहीं जा रहा है? आजकल तो अरे हाँ, पहन ये रहे भी हैं, है, राइट। नहीं आजकल जा तो रहा है, हाँ। अब आप ये इंडियन ज्वेलरी के इंडियन कपड़ों के साथ नहीं पहन सकते, लहंगा पहना और ये पहन लिया, सो इट्स लाइक भाई देख, मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई एम श्योर बाकी महिलाओं को बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? मतलब कहाँ से आ रहे हो तुम, हाँ, वैसा हाँ। टाइप हो जाएगा। अच्छा, ये भी हो जाए कहाँ से हाथ? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स तुमने क्या पार्टी से आके और शादी में आ गए, ऐसा टाइप, कितना प्रेशर है ना महिलाओं पे। It's like, सुंदर it's so दिखेगा। damn pressurized situation कि भैया मैं कि मतलब मुझे ये पहनना, ये निकालूं, फिर वो पहनूं। इट्स नॉट प्रेशर सुशील। मैं आपको कहना चाहूँगी कि मतलब खुद के लिए तैयार होना कभी प्रेशर नहीं होता, मुझे नहीं लगता। मैं ऐसे तैयार नहीं होती कभी, मतलब नॉर्मली आप मुझे देखोगे मतलब बहुत आम ऐसे बिना पैजामों में भी रहती हूँ, ऐसा। आलसी व्यक्ति तैयार होने में फोकस करता है, इसका मतलब आलसी लोगों के नाम पे कलंक हो चुका है। उसे नहीं, आलसियों it's को अपने not- ग्रुप से बाहर कर देना चाहिए। इट्स नॉट लाइक आलसी, मगर मैं आजकल कहूँगी ये मतलब सेल्फ लव भी कुछ होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर की वजह से आप तैयार हो रहे हो तो वो तैयार होना नहीं है।
मेरे लिए। नहीं, पर अगर मेरे को कोई ये बोल देगा शादी में कि कौन से आ गए ये पहन के, तो मेरा प्रेशर है ना मेरे ऊपर कि नहीं बट आप इग्नोर कर दो, हाँ ये मेरा स्टाइल है, नहीं, but दैट इज एन एटीट्यूड। at some extent I agree with Sushil. यू Actually विल एग्री, यू मैं आर माय ब्रदर। नहीं तो मैं दो परसेप्शन है, या तो आप ठीक है प्रेशर लेके अरे यार हाँ मैंने ये पहन लिया, या तो आप एटीट्यूड के साथ कहते हो दिस इज माय स्टाइल। वो अच्छा मुझे वो भी एक्सप्लेन करिए, थैंक गॉड हम उस तरफ थोड़ा सा गए हैं। ये मेकअप करने का सीन क्या है शादियों में, जो मतलब एक्सट्रीम मेकअप करके महिलाएं आती हैं, उसका चक्कर क्या है? वो तो सॉरी मैं भी नहीं बता सकती। बट डोंट यू सी दैट कि मतलब जैसे ही सगाई है शादी है, महिलाएं मतलब ऐसे बजरंगबली टाइप बन के आ जाते हैं आई बिल्कुल। एम नॉट दैट काइंड ऑफ मेकअप पर्सन, तो मुझे बेसिक मेकअप भी बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ मैं तो हाँ बहुत मुश्किल से। मेरी सिस्टर कह के थक गई, कुछ सीख ले भाई, अब तो जाती है इंटरव्यूज देने और ये, तो खुद से कुछ करना सीख ले। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो आई कॉल हर कि भाई वीडियो पे बता दे क्या क्या लगाते हैं, यू नो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे नहीं आता मेकअप करना, बेसिक मेकअप भी नहीं आता। तो मतलब उन महिलाओं पे आप मैं बहुत गलत बातें कर रहे हैं इनके ऊपर। ज्वेलरी बनाने वाले मेकअप नहीं आता, बोलेंगे हैं नहीं एक्चुअली नहीं How should we आता, trust you? सीरियसली नहीं आता, बट हाँ आप करना पड़ता है बिकॉज आपको प्रेजेंटेबल भी लगना है, हाँ। तो ठीक है अब सीख जाते हैं कि Do you try these a little bit of things like, you know, जैसे मैंने कई मेल एंटरप्रेन्योर्स को देखा है वो लिपस्टिक तक लगाते हैं। शार्क टैंक वाली, जिसमें आप शार्क टैंक पे बात करनी है आपसे, शार्क टैंक आप तो गए हो ना? नहीं, हम नहीं you haven't been to गए। Shark Tank? We have not But I gone. have seen some people in Shark Tank जिनको देख के लगता है अच्छा इस बेटा ने लिपस्टिक भी लगा रखी है। मेल फैशन के बारे में आपका क्या विचार है? पुरुष फैशन करना चाहते हैं, मेकअप स्पेशली। पुरुष फैशन में अभी बहुत एडवांस हो गए हैं लोग एक्चुअली में इतना एडवांस हो गए हैं जो शायद अभी हमारे ट्रेडिशन को सपोर्ट नहीं करता है बट ठीक है, लोगों का अपना ओपिनियन है, सबका अपना राइट टू लिव है, तो दे लिव विद दैट ठीक है, थैंक गॉड, यू नो हम नॉर्मल लोग हैं। एक बिग बॉस में आया था, वो मैं नाम भूल रहा हूँ सेलिब्रिटी का, वो पता नहीं पूरा ही फीमेल बना ही रहता था वो, कि कुछ था फॉरवर्ड। देखो कुछ लोग हैं, जैसे मैं बताता कर दो एलजीबीटी कम्युनिटी नहीं, को नहीं, पता चले कल के धरना लेके बैठ गए। आप तो सपोर्ट ही करो उसका नाम लेके, मैं वो We are not saying anything bad about मैं ये it. खाली ये कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाइक सम पीपल हु टोल्ड द वर्ल्ड दैट आई फील लाइक अ वुमन फ्रॉम इनसाइड, और फिर उनका जीवन खत्म हुआ, वो मरे, तो उनका पोस्टमार्टम या एक्सीडेंट में मर गए, तो पोस्टमार्टम हुआ, दे हैड ओवरीज एज वेल। तो वो जेन्युइनली ऐसे होते हैं जिनको सचमुच में मतलब होता है ना कि डिफेक्टेड प्रोडक्ट कह लो ऊपर वाले का, इस तरह से देखो तो वो समझ में आता है, ठीक है ना। बट अमेरिका में तो ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे कि मतलब कल जेल जाना है मेरे को, आज बोल रहा हूँ मुझे लगता है मैं अंदर से महिला हूँ, ताकि मैं महिलाओं के विंग में चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इजी है सिचुएशन, ना हार्श नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मुझे अजीब लगता है। अदरवाइज हमारा देश तो, भगवान श्री कृष्ण अगर आप देखो बांसुरी लेके जब खड़े होते हैं उसे त्रिभंगा अवतार कहते हैं, तो उनकी कमर हल्की सी वो होती है, हाथ ऐसे होते हैं, हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ एलजीबीटी कोई इशू नहीं है, जो जिनके यहाँ नहीं था वो परेशान ज्यादा होंगे, हमारे यहाँ तो बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल है, समाज का हिस्सा है हमारे यहाँ, तो बहुत नॉर्मल है। इट्स जो ऑफेंड होते हैं वो गधे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो समाज का हिस्सा है वो, दैट्स हाउ इट हैज बीन फॉरएवर, हमारा समाज ही ऐसा है शुरू से। एक बस जस्ट छोटा सा ही एडवाइस मैं देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस बेस पे। सो हमने पहले भी इस टॉपिक पे एक्चुअली एक दो बार अभी चर्चा छेड़ी थी अभी इंटरव्यू में, बट ये यही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहता है करनी चाहिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आना चाहिए आगे, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, पोटेंशियल भी है, अच्छा कर भी सकते हैं, बट उन सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले अपना थोड़ा सा एक होमवर्क और स्टडी करना चाहिए। सोशली क्या देख रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बेस्ड ऑन दैट दे शुड नॉट मेक एनी डिसीजन। बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी काफ़ी बीच में डिफिकल्ट हो गई, बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस एंड ऑल, एंड फॉर दैट आई बीन टू फ्यू पीपल, एंड टचवुड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था। आई वर्क विद बिग शॉट्स, मतलब जो अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, they are very known, they are kind of a celebrity these days and all. So, and when I was in need to support the business or scale the business, I contacted with few people, but the way they responded, so मैं यही बोलूँगा कि मतलब सारी कुछ चीज़ें बनावटी दुनिया पे ना जाएं, थोड़ा सा रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करते हुए उस बेसिस पे अपने डिसीजंस लें। अच्छे लोग होते हैं लाइफ में, आपके नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में, जो आपको बहुत ब्लाइंडली सपोर्ट भी करते हैं, बट थोड़ा सा एवेल्यूएट करके चीज़ों को, एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंडिया में पोटेंशियल का कोई कमी नहीं है। एनीथिंग व्हिच यू लाइक टू ऐड? बस यही है कि हमेशा मतलब जो भी नए एंटरप्रेन्योर है वो ग्लैमर, जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा आजकल टीवी चैनल्स और रील्स या इंस्टाग्राम सब पे आपको इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं, और मेक अ वो मिलियन डॉलर इन 2 months। राइट, सो एक पिक्चर दिखा रहे हो, दूसरे साइड भी है कॉइन का, वो भी देखो आप, यू नो इट्स नॉट अ इजी जर्नी। जो कर रहे हैं, जो उसमें हैं, आप उनका रियल पिक्चर जाके देखो, या बैठ जाओ आप किसी एंटरप्रेन्योर के साथ, एक दिन ही बैठ जाओगे, आपको समझ आ जाएगा कि वो जो एंटरप्रेन्योर फ्रस्ट्रेटेड बैठा रहता है, तुम बैठो तो सुनाएगा जरूर, ये हो रहा है भाई, वो हो रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योर सुनाएगा, आई मीन अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो आप सीख भी सकते हो, यू नो। एंटरप्रेन्योर सिखाना चाहते हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं सिखा मतलब उनको ये बंदा चीज को बता सके थे कि ये पेन हाँ एरिया हाँ, हमें तो बताना है राइट, हमें तो बताना है, तो आप सीख सकते हो। अब वो आप हम जो बता रहे हैं उससे आप कितना सीखते हो वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बस वही है कि 2 कॉइन्स होते हैं हमेशा, तो द ग्रास इज नॉट ग्रीनर, यू नो, वो कहावत है ना, तो उस पे मत जाइए भाई, आप अपनी रिसर्च भी करिए। लक का कितना है साथ है इसमें, लकी होना पड़ता है। लक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है सर। यू आल्सो एग्री? आई गेस लक आ जाती है, मेहनत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के साथ। हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा ही। मतलब आप ऐसे बैठे रहो और सोचोगे हो जाएगा और लक के भरोसे रहोगे तो आई गेस नहीं होगा वो। मेहनत तो आपको करनी रहेगी ना, काम और तो उसका करना ही क्या होगा। यूनिवर्स से मांगने का क्या चक्कर है? सी मैनिफेस्टेशन इज समथिंग लाइक, आप सुन रहे होगे बहुत आजकल कि हाँ यूनिवर्स से मांग लो मिल जाएगा, यूनिवर्स से मांग लो मिल जाएगा। मैं तो इसी भरोसे बैठा हूँ, काम नहीं करता हूँ आजकल। मिल जाएगा, मांग लिया मगर भाई। मेहनत कौन करेगा उसके पीछे, काम तो आपको ही करना है अब ना। यूनिवर्स है तो उसमें काम भी करेंगे ऑफ लोग भैया। कोर्स काम तो करना ही होगा। हमारे पुराने हमारे शास्त्रों में एक महर्षि आते हैं, उनका नाम था महर्षि चारवाक। ठीक है, तो महर्षि चारवाक कहते थे जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुख से जियो, ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, ना भगवान है ना शैतान है ना देवता है, कुछ नहीं है। जिंदगी जियो आराम से, कर्जा लेके पैसा घी पियो रोज। जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ठीक है ना। उनका शिष्य था, उसका नाम था मनुका दास। उसने लिखा था अजगर करे ना चाकरी, बंदर करे ना काम, दास मनु का कह गया सबके दाता राम। ठीक है ना। तो बस हम तो उसी पर डिपेंडेंट है कि दुनिया में आए तो कुछ कर्जा, वरना कर्जा लेके मर जा। तो बट हाँ, आई मीन इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन व्हिच आई हैड विद बोथ ऑफ यू। आई होप कि लोग देखें समझें। और जैसे मेरे पास एक इंटरव्यू एक लड़का आया था, आपका सपना क्या है, तो बोलता मैं जॉकी का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ। तो आई सेड वेरी गुड यार, एटलीस्ट यू नो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने फ्रेंचाइजी की कॉस्ट कितनी है, इसे मेरे को नहीं पता। आई सेड और कहाँ पे लेगा, शॉप कैसी है, क्या, कुछ नहीं पता। देन आई सेड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कितनी बार जाता है, इसे 4-5 बार। आई सेड एक बार गूगल पे चला जाता, फ्रेंचाइजी कॉस्ट तो गूगल पे एक बार मिल जाएगी तेरे को। इसका मतलब तेरा ड्रीम नहीं है, तू खाली सोचता है कि मुझे ये करना है। तो इन लोगों का मैनिफेस्टेशन कभी पूरा नहीं होगा जो इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ वही काम करने का मतलब वही है कि अगर ड्रीम कर सकते हो दैट इज ओके। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन इज ट्रेनिंग योर माइंड, यू नो। आज मुझे ये चाहिए, मेरा सपना था, मैं कह सकती हूँ मैंने भी मैनिफेस्ट किया, मगर मैं नहीं कहूँगी, मैंने हार्ड वर्क किया है इसके बिल्कुल, लिए। obviously। ऑफ कोर्स इतना साल से मैं, हो सकता है मैं, मेरे दिमाग में है कि मैं करूँगी, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन, बट मैंने उसके लिए हार्ड वर्क किया, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। अभी तो स्टार्ट किया एक्चुअली। तो नहीं, मेरे साथ क्या होता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि मैं नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा लकी हूँ। जैसे आप किसी भी एफर्ट को, आई डोंट नो आप दोनों में किसको कैसे लगता है आपको, जैसे ये कर रहा है किसी काम को, आप करो, ये कर रहे हो, सेम काम अगर मैं करूंगा तो चांसेस है जितनी मेहनत में आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उतनी ही मेहनत है मुझे आपसे अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ये मुझे दिखता है अपने बारे में। इफ आई ट्राई ऑन समथिंग, genuinely try, like, you know, with my heart and soul, I'll get better results than other people. I have seen it, experienced it so many times. ठीक है। और बाकी तो मैं मैनिफेस्टेशन पे छोड़ देता हूँ। आई गेस हम, मेरे केस में ये मैनिफेस्टेशन ऐसे है कि मतलब कभी मैं कहीं फंसी हूँ लाइफ में, भी कहीं भी फंस रही हूँ और अब रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस इतना करती हूँ कि अब भगवान देख लो भाई, अब नहीं समझ आ रहा कुछ भी, सोल्यूशन मिल जाता है उसका। अब वो लकी है कहना कि आप कह रहे हो कि वो लकी है, लक कहते हैं उसको, या मैनिफेस्टेशन कहते हैं, या भगवान खुद मदद कर रहे हैं, तो ये है। अब वो नहीं पता कि वो लक है कि नहीं है, बट हाँ ये हमेशा ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कहीं भी मैं फंस गई हूँ या अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, और ये हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हो रहा है, यू नो। अब तो ख़त्म हो गई ज़िंदगी, ऐसा फेज़ आया है कि अब कुछ नहीं रहा, बट उसका सोल्यूशन मिल गया किसी ना किसी तरह से। तो मतलब वो फंसा नहीं है। कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद हुआ तो शायद दूसरा दरवाज़ा खोल दिया, किसी तरह से खोल दिया, या कहीं से आ गए, तो वो हुआ है मेरे साथ। का छोड़ यार, आई प्रे कि लगातार होता रहे। राइट, ठीक है। और Because, परेशानियां, हाँ हाँ, प्लीज। क्योंकि इतने मतलब स्ट्रगल है लाइफ में, सबके साथ है, राइट। तो एक जो गाइडिंग हैंड कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो शायद वो ही मेरे लिए लकी है कि वो है, और भगवान करे हमेशा आगे तो रहे। व्हिच गॉड, लाइक, डू यू प्रे टू, कोई स्पेसिफिक भगवान जिनकी आप प्रार्थना करती हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शिव जी की मैं बचपन से प्रार्थना करती आई हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ मंदिर जाऊँगी या ऐसा कुछ करूँगी, मन में बोल देती हूँ कि हाँ भाई ये हो रहा है भाई, अब देख लेना, तो ऐसा है। मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ। तो इस अप्रैल में 12 अप्रैल को बजरंगबली की जयंती है। मेरे गांव में मैंने एक 51 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति बनाई है। आपको मैं कार्ड भिजवाऊंगा, आप अवश्य आएं उसमें, उसके उद्घाटन में। दूर है मेरा गांव, भदोही में है, पर आप अवश्य आएं वहाँ पर। जरूर से जरूर, बजरंगबली के बिल्कुल join भक्तों को करना तो जरूर पहुँचना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो
एब्सोल्युटली अग्रीड विद यू कि सिचुएशन वो होती है, और भगवान शिव का भक्त इसलिए बनना चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल वेरी इजीली इन कंपैरिजन टू अदर गॉड्स, लाइक दे हैव लाइक रूल्स हैं, ट्यूसडे को नॉनवेज मत खाइयो, यस ठीक है ना। तो द ओनली गॉड व्हिच हैज नो रूल्स इज भगवान शिव। और मुझे लगता है भगवान शिव की पूजा करने वालों को गांजा पीने से पहले, है ना, ये सोचना चाहिए कि क्या मैं दुनिया का विनाश कर सकता हूँ तांडव करके। अगर जवाब में ना आए तो गांजा मत पीजिए, वो भगवान शिव नहीं बोल रहे आपको, अपनी मर्जी से पी रहे हो आप। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो। इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमें बुलाने के लिए और हाँ। हमारी सारी इतनी सारी बातें करने के लिए।